देखो ये आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक ये नहीं है, ये तो आपके लिए एक नया कोटेशन है। टॉपिक आज जो पहले हम लेंगे वो कल वाला ही कंटिन्यू करेंगे, स्प्रिंग वाला। तो अभी किसी ने एक रिक्वेस्ट ये किया था कि स्प्रिंग कटिंग वाले कुछ एग्जांपल्स करा दिए जाए। तो देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर स्प्रिंग प्रॉब्लम को लेकर के ना कुछ एग्जांपल्स हमने अभी और लिए हुए, तो जरा इसको एक बार देखें। पहला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ लो। इसमें क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन आप रीड कर लें और उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे क्या होगा। तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्सटेंशन मतलब वो कितना एलोंगेटेड है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इक्विलिब्रियम पार्ट, वेयर द पुली स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स दे आर आइडियल। पुली आइडियल है मतलब मासलेस पुली है, स्ट्रिंग आइडियल है मतलब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, और स्प्रिंग आइडियल होने का मतलब कि ये भी ये भी मासलेस ऑब्जेक्ट है। मतलब पुली में कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, स्प्रिंग में कोई मास नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का कि ये सब कुछ इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप इक्विलिब्रियम मतलब बॉडीज रेस्ट पे है यहाँ पर। दैट मीन्स कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से इस क्वेश्चन में सारी वर्किंग की जाएगी, जितनी भी वर्किंग है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से होगी। अब इसके हिसाब से अगर हम फर्स्ट वाले फिगर में जाएं, पहले वाले फिगर में जो ऑप्शन ए है उसके अंदर अगर आप न्यूटन लॉ की इक्वेशंस को अप्लाई करते हो, देखो क्या बनता है। इस ब्लॉक जो मास हैंग कर रहे हो आप इस एम के ऊपर, यहाँ पर एक mg का डाउनवर्ड फोर्स, टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में, mg और टेंशन टी ये दो फोर्सेस काम करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो ये पुली है, पुली उस पर ध्यान देना जरा, पुली पर ये स्ट्रिंग्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनको पुल करेंगी। स्ट्रिंग्स की वजह से इस पुलिस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा। राइट साइड पर भी पुली पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स काम करेगी। और अगर हम ये मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो फाइंड करना है ना एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो अगर आप एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग को, मैं इसको कुछ x मानता हूं कि ये एक्सटेंशन x के बराबर है, तो कल का जो लॉ पढ़ा हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर स्प्रिंग x अमाउंट से एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन अगर x अमाउंट दिया गया है, तो आप स्प्रिंग की फोर्स को भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर हुक्स लॉ अप्लाई करते हो तो उसके हिसाब से स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी, बिकॉज ये एक्सटेंडेड स्प्रिंग है, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ में जाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और इसकी फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय जितना इसके अंदर एक्सटेंशन यानी कि kx होगा। तो कुल मिलाकर के ये फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं। उसके बाद आप बात करो इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपको सारे फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा ये। तो अगर हम इस मास m के लिए फोर्स को बैलेंस करते हैं, ये जो मास m है इसके लिए अगर आप फोर्स बैलेंस करते हो, तो फर्स्ट वाले फिगर में आपको लिखना पड़ेगा ए वाले फिगर में। तो फॉर मास स्मॉल m, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा T इक्वल टू mg। वहीं पर अगर आप इस पुली पर फोर्स बैलेंस करो, पुली के ऊपर, तो पुली पर फोर्स बैलेंस करने के लिए ये ध्यान देना जरा, पुली सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसके राइट लेफ्ट साइड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में T है, राइट साइड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में T है, और इसके सेंटर से जो स्प्रिंग अटैच की गई है उस स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की साइड पर kx है। तो पुली के लिए अगर आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की टोटल फोर्स 2t को बैलेंस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स kx के थ्रू, और t हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, t हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, mg के बराबर है। तो ये t ला करके यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, t इक्वल टू mg के बराबर होगा, और यहाँ से एक्सटेंशन x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2mg डिवाइडेड बाय k। सब्सटीट्यूट करोगे t की वैल्यू को। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इक्विलिब्रियम को लेकर के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। मतलब जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ और इक्विलिब्रियम लो एंड देन सॉल्व कर लीजिए। विनायक को 2t वाला ही कंसेप्ट तो है, kx को 2t के बराबर ही किया हमने, वही चीज है वो। सेकंड वाले फिगर में चलते हैं जरा, सेकंड वाले फिगर में आओ, बी वाले फिगर में ध्यान से देखो। मास m पर mg का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, ये दो फोर्सेस हो गई mg और t, दो फोर्सेस। उसके अलावा थोड़ा ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड पर
लेफ्ट साइड पर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा इसके ऊपर, स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंशन है, इसमें एक्सटेंशन मतलब ये एलोंगेटेड है, यानी कि स्ट्रेच है, ये अपनी नॉर्मल लेंथ से स्ट्रेच है। तो अगर ये स्ट्रेच कर गई है तो इसका फोर्स पुली के इस पॉइंट पर, ध्यान से देखना है आप, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है मतलब अपनी नॉर्मल लेंथ से ज्यादा लेंथ पर है, तो ये अपनी नॉर्मल लेंथ पर लाने के लिए, अपनी नॉर्मल लेंथ पर आने के लिए पुली के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ऑन द पुली इसमें डाउनवर्ड फोर्स आएगी, और उस फोर्स को रिप्रेजेंट करोगे आप अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के एक्स के थ्रू, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग के एक्स। और पुली के राइट साइड पर, पुली के राइट साइड पर जो स्ट्रिंग है उसकी वजह से फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल टी का। पुली की लेफ्ट साइड पर स्प्रिंग की वजह से फोर्स आएगा, पुली के राइट साइड पर स्ट्रिंग की वजह से फोर्स आएगा। और जो स्ट्रिंग सीलिंग से अटैच है, जो ये स्ट्रिंग सीलिंग से अटैच की गई है, इस पर भी फोर्स दिखाना होगा आपको, सीलिंग पर भी फोर्स दिखाना होगा, और सीलिंग वाली फोर्स ऊपर की तरफ दिखाएंगे, फोर्स इन द सीलिंग अपर साइड पर। इसको कुछ डिफरेंट मान लेंगे, इसको सपोज T1 मान लेते हैं, क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग है तो इसको T1 मानोगे। अब क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर आप मास m की बात करते हो तो मास m के ऊपर फोर्स हो गया mg और ऊपर की तरफ t, और इक्विलिब्रियम है तो आप इसके लिए कह दोगे T इक्वल टू mg फॉर द इक्विलिब्रियम। फिर आते हैं इस पुली के ऊपर। पुली की लेफ्ट साइड पर स्प्रिंग की वजह से हुक्स लॉ वाला फोर्स है kx का, पुली के राइट साइड पर स्ट्रिंग की वजह से कैपिटल T, और पुली के सेंटर वाले पॉइंट पर सीलिंग वाली स्ट्रिंग की वजह से, जहां से वो हैंग कर रहा है, उसकी वजह से T1 वाली फोर्स। बट ये पुली आइडियल है, यानी कि मासलेस है। आइडियल पुली में दो बातें बताई गई थी आपको। आइडियल पुली का मतलब होता है मासलेस, और वो फ्रिक्शनलेस भी होगा। तो हमने आपको एक बार क्लास में ये डिस्कस करके बताया था कि अगर पुली आइडियल होती है तो पुली के राइट वाले साइड का फोर्स और पुली की जो लेफ्ट साइड है उस पर जो फोर्स लगेगा, अगर ये आइडियल मतलब ये नॉन रोटेटिंग पुली होगी, तो आपको मैंने बॉटल की कैप का एग्जांपल दिया था कि अगर इसको आप रोटेट नहीं कराना चाहते हो, नॉन रोटेटिंग है ये, तो राइट साइड की तरफ से फोर्स लग रहा है और जो लेफ्ट साइड की तरफ से फोर्स लग रहा है, ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे। यानी कि टेंशन T बराबर kx। लॉजिक सुनिएगा, लॉजिक ये है बिकॉज इट इज अ नॉन रोटेटिंग पुली, नॉन रोटेटिंग पुली। आइडियल पुली के अंदर ये भी आता है। तो जब भी आपके सामने पुली आइडियल होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि राइट साइड पर जो फोर्स पुली के ऊपर काम कर रहा है और लेफ्ट साइड पर जो फोर्स पुली के ऊपर काम कर रहा है, ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। तो टेंशन T इक्वल टू kx। उसके अलावा इसमें मास जीरो है, तो अगर मास जीरो है तो फोर्स बैलेंस करेंगे। जीरो मास की जितनी भी बॉडीज होंगी उन सबका फोर्स बैलेंस किया जाएगा, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास जीरो हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग करने पर क्या बनेगा आपका, अपवर्ड फोर्स T1 बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स T और प्लस लेफ्ट साइड की फोर्स kx। तो कुल मिलाकर के तीन इक्वेशंस हो गई। फर्स्ट इक्वेशन जिसमें T इक्वल टू mg है, सेकंड इक्वेशन T इक्वल टू kx है, और थर्ड इक्वेशन T1 इक्वल टू T प्लस kx है। अब इससे हम सारा को सॉल्व कर सकते हैं कि कहां पर कितनी फोर्स आएगी। थर्ड फिगर में आते हैं। थर्ड वाली फिगर पे ध्यान से देखना है। ये मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स mg, स्प्रिंग फिर से एक्सटेंशन में है, एक्सटेंडेड स्प्रिंग है, लेंथ ज्यादा है इसकी, तो स्प्रिंग का फोर्स अगेन हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर की साइड दिखाएंगे, फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड दिखाओगे kx। उसके अलावा जो पुली है उस पर लेफ्ट साइड पर, पुली की जो लेफ्ट साइड है, एल वाली साइड, लेफ्ट साइड, उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे। पुली के राइट वाले साइड पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स दिखाएंगे, लेफ्ट साइड भी टेंशन और राइट साइड भी टेंशन फोर्स। उसके अलावा सीलिंग वाली स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर आप कुछ T1 फोर्स दिखा दो, जो सीलिंग वाली स्ट्रिंग है। और इसके अंदर बैलेंसिंग करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखो थर्ड पार्ट के अंदर अगर आप बैलेंसिंग करते हो, सी पार्ट के अंदर अगर बैलेंसिंग की जाए, तो मास m की बैलेंसिंग करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा mg बराबर kx, मास m की बैलेंसिंग के लिए। और पुली के बैलेंसिंग के लिए
पुली की बैलेंसिंग के लिए पुली की सेंटर पे T1 ऊपर की तरफ है, लेफ्ट साइड पर T डाउनवर्ड डायरेक्शन में और राइट साइड पर भी T डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे, लेफ्ट T और राइट T और अपवर्ड T1, इन सबको मिला करके जब बैलेंसिंग करा जाएगा तो बेसिकली बन जाएगा आपके लिए T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T। T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T बनेगा यहाँ पर। अब लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये है थर्ड पार्ट के लिए, स्पेशली फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये जो स्प्रिंग है और लेफ्ट साइड की जो स्ट्रिंग है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग, ये आपस में कनेक्टेड है। मैं इसका अगर अलग से फिगर दिखाना चाहूँ तो मैं देखो सेपरेटली, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है। सी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो सी वाला पार्ट कुछ इस तरीके से है। अगर आप इसको विदाउट पुली इमेजिन करो तो इधर स्प्रिंग है, राइट साइड पर स्प्रिंग है और लेफ्ट साइड पर पुली को विड्रॉ कर दिया है, पुली नहीं दिखा रहे इसमें, लेफ्ट साइड पर स्ट्रिंग है। तो ये जो स्प्रिंग और स्ट्रिंग ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये पूरा सिस्टम मासलेस है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सिस्टम मासलेस है। तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के केसेस में ये पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग मासलेस होती है तो उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन फोर्स बराबर होना चाहिए। तो यहां पर लॉजिक आप ये लगाएंगे, ध्यान से सुनना जो लॉजिक बता रहे हैं आपको। जहां पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको स्ट्रिंग और स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड दिख जाए, किसी पॉइंट पर वो आपस में कनेक्ट हो, तो ये पॉइंट बेसिकली ज्वाइंट कहलाता है मेरे लिए। ज्वाइंट जहां पर की स्प्रिंग और स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट किया गया होगा। और ऐसी सिचुएशन में किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर कंडीशन बस ये होनी चाहिए कि वो सब आइडियल हो। तो आइडियल ही आपके सिलेबस में आते हैं। स्ट्रिंग और स्प्रिंग कभी भी अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो जितना फोर्स स्प्रिंग के अंदर होगा, जितना फोर्स स्प्रिंग के अंदर है दैट मीन्स की kx, और जितना टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अंदर है यानी कि T, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग कैपिटल T, फोर्स इन द स्प्रिंग kx, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है किसी पॉइंट पर और ये मासलेस बॉडीज हैं। इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आप हमेशा ये लगाओगे T इक्वल टू kx। ये रूल कई बार काम करेगा आपका। जब कभी भी स्प्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कनेक्ट किए जाएंगे, स्प्रिंग और स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, तो दोनों की फोर्सेस को आपको हमेशा बराबर रखना है। दोनों ही बॉडी मासलेस है, दैट मीन्स की फोर्सेस को बैलेंस करके रखना पड़ेगा हमें T इक्वल टू kx को। और इस हिसाब से आपकी यहाँ पर एक और इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन ये बन रही है और तीसरी इक्वेशन आपकी यहाँ पर बन जाएगी T इक्वल टू kx। T इक्वल टू kx इक्वेशन का लॉजिक मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इसका लॉजिक ये है कि जो स्ट्रिंग है एंड स्प्रिंग वो आपस में कनेक्टेड है, दे आर ज्वाइंड टुगेदर। तो जब भी ये चीजें आएंगी ना, ज्वाइंड टुगेदर वाला केस, आप ध्यान रखना फोर्सेस को बैलेंस किया जाएगा। ज्वाइंड टुगेदर के सारे केसेस में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। इनफैक्ट जहां पर भी ज्वाइनिंग होती है दो चीजों की, वहां पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए। और इसका लॉजिक फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर इसका लॉजिक समझा दे रहा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज्वाइनिंग वाले पॉइंट पर फोर्स को आपको बैलेंस रखना है। तो लॉजिक उसका ये है, जब स्ट्रिंग का मास 0 है, स्प्रिंग का मास 0 है, तो जो ये ज्वाइंट है ये भी तो मासलेस होगा। जहां पर ये जुड़ रहे हैं ये पॉइंट मासलेस पॉइंट है। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी ताकत से स्प्रिंग इस ज्वाइंट पॉइंट को नीचे पुल करेगी, जितनी ताकत से स्प्रिंग ज्वाइंट को डाउनवर्ड पुल करेगी, उतनी ही ताकत से स्ट्रिंग ज्वाइंट को अपनी तरफ पुल करेगी। क्योंकि अगर दोनों तरफ से अलग अलग पुलिंग फोर्सेस आ गए तो फिर ज्वाइंट फोर्स, ज्वाइंट पर एक रिजल्टेंट फोर्स काम कर जाएगा। जी एक्सचेंज वहां भी हो रहा है, ज्वाइंट पर रिजल्टेंट फोर्स काम कर जाएगा और वो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मासलेस बॉडीज के कंसेप्ट लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें इक्वेशंस बनाओगे। ठीक है, फोर्थ फिगर में आए। फोर्थ वाले फिगर की तरफ अगर आप आते हो, फोर्थ वाले फिगर पे, हाँ जी विनायक, बी में भी वही लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। बी में भी यही T इक्वल टू kx लगा सकते थे, सेम लॉजिक है। इसी वहां पर भी वही आ रहा है और उसको हालांकि हमने नॉन रोटेटिंग पुली से भी कर दिया है। दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे नॉन रोटेटिंग पुली का कंसेप्ट लगा के कर दो, चाहे वो ज्वाइंट वाला। डी पार्ट पे आइए, डी पार्ट पे, डी वाले पार्ट पे आते हैं। डी वाले पार्ट में क्या करना चाहिए, देखो फोर्सेस कैसे दिखाओगे। सबसे पहले जो लोअर ब्लॉक है उसका फोर्स mg, लोअर ब्लॉक का फोर्स mg, अपर ब्लॉक का फोर्स स्ट्रिंग की वजह से T,
फिर अपर ब्लॉक पे जाइए, अपर ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स, अपर ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और अपर ब्लॉक पर स्प्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा kx अपर ब्लॉक पर। अब आप लोअर ब्लॉक की जब बैलेंसिंग करोगे तो लोअर ब्लॉक के बैलेंसिंग के लिए T इक्वल टू mg फॉर द लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक की बैलेंसिंग करेंगे तो अपर ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T है और अपवर्ड डायरेक्शन में kx है। बैलेंसिंग करेंगे तो kx बराबर T प्लस mg, ये इसका आंसर आ जाएगा, kx बराबर T प्लस mg। सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स बैलेंसिंग मेथड। और सेम चीज लास्ट पार्ट ई वाले पार्ट में करेंगे, जो लास्ट कंसेप्ट है यानी कि ई वाला पार्ट, उसके अंदर भी यही काम करना है आपको। ई वाले पार्ट में डाउनवर्ड साइड mg, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की तरफ kx, इस मास m पर जो अपर ब्लॉक है उस मास m पर mg का फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स, ऊपर वाली स्ट्रिंग की वजह से एक अलग टेंशन फोर्स दिखा देते हैं, T दिखा देते हैं। इसके अलावा अपर ब्लॉक, सुनिएगा भैया, अपर ब्लॉक स्प्रिंग के कांटेक्ट में है, अपर ब्लॉक स्प्रिंग के कांटेक्ट में है, स्प्रिंग से अटैच है वो। लोअर ब्लॉक भी स्प्रिंग से अटैच है, अपर ब्लॉक भी स्प्रिंग से अटैच है। तो स्प्रिंग लोअर ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, लेकिन वही स्प्रिंग अपर ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, सेम वैल्यू का। स्प्रिंग दोनों साइड के ब्लॉक पर सेम वैल्यू का और अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स एक्सर्ट करेगी। रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है इसका, क्यों ऐसा होगा, स्प्रिंग दोनों साइड सेम फोर्स क्यों लगाएगी, सुनिएगा ऐसा क्यों होगा। तो देखो क्या होगा, अगर हम फोकस करें सिर्फ स्प्रिंग के ऊपर और थोड़ा सा न्यूटन थर्ड लॉ को ध्यान रखिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के ध्यान रखिएगा। तो इसमें होता यह है कि जो लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक ये स्प्रिंग को डाउनवर्ड पुल करेगा, लोअर ब्लॉक इसको डाउनवर्ड पुल करेगा। कल का लेक्चर याद करो, कल का जो लेक्चर था वो जरा याद करते हैं, आपको एक बार वो लेक्चर दिखाते हैं। उसमें ये कहा गया था आपसे कल के लेक्चर में, एक सेकेंड, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग पर बिना फोर्स लगाए आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो अगर ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो इस पर किसी ने तो फोर्स लगाई होगी, बिना फोर्स लगाए तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुई नहीं होगी। तो फोर्स किसने लगाया होगा, अगर इस पर ध्यान दे तो इस स्प्रिंग में अगर स्ट्रेच है तो किसी ने तो इसको खींचा है, किसी ने इसको पुल किया होगा। तो लोअर ब्लॉक ने डाउनवर्ड पुल किया होगा और अपर ब्लॉक ने भी इसको ऊपर खींचा होगा, अपर ब्लॉक ने इसको ऊपर पुल किया होगा, गारंटीड है। और ये दोनों पुल बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये स्प्रिंग के अंदर मास नहीं है। ध्यान देना, आप जिस स्प्रिंग की बात कर रहे हो इसमें कोई मास नहीं है, जीरो मास है इसका, m0। तो अगर ये जीरो मास की स्प्रिंग है तो इसके ऊपर सारे फोर्सेस का समेशन, मतलब अगर हम नेट फोर्स की बात करें न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, जिसको कहा जाता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, बट मास जीरो है, तो फिर इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स तभी जीरो आ सकता है जब अपर ब्लॉक का पुलिंग फोर्स और लोअर ब्लॉक का पुलिंग फोर्स बराबर मिले, क्योंकि डायरेक्शन तो वो अपोजिट है ही। तो जब ये दोनों ब्लॉक्स स्प्रिंग को खींचेंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ से इसका रिएक्शन भी आएगा। अगर अपर ब्लॉक स्प्रिंग को ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा तो सेम स्प्रिंग अपर ब्लॉक को डाउनवर्ड पुल करेगी, और लोअर ब्लॉक अगर स्प्रिंग को डाउनवर्ड पुल कर रहा है तो स्प्रिंग लोअर ब्लॉक को अपवर्ड पुल करेगी, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के हिसाब से। और क्योंकि अपर ब्लॉक की पुलिंग फोर्स और लोअर ब्लॉक की पुलिंग फोर्स बराबर है, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, इस वजह से स्प्रिंग का फोर्स अपर ब्लॉक के ऊपर और स्प्रिंग का फोर्स लोअर ब्लॉक के ऊपर डिफरेंट नहीं आ सकता। ये दोनों ही फोर्सेस आपको बराबर बराबर kx दिखाने पड़ेंगे, और यही लॉजिक ई वाले पार्ट में अप्लाई किया जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट आप चाहो तो ऐसे नोट कर सकते हो कि स्प्रिंग जब भी दो ब्लॉक के बीच में कनेक्ट होगी, अगर स्प्रिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स होगी,
अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक, उसके बीच में स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग दोनों ही साइड पर सेम फोर्स लगाएगी, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं। स्प्रिंग जब कभी भी दो ब्लॉक्स के बीच में दिखाओगे आप, तो दोनों ही ब्लॉक पर स्प्रिंग का फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस का आपको दिखाना पड़ेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शंस का, चाहे ब्लॉक्स के मासेस बराबर हो या ना हो, क्योंकि लॉजिक इसका जो चल रहा है वो मासेस को लेकर के नहीं है। लॉजिक इसका ये है कि स्प्रिंग में मास नहीं है, ब्लॉक्स में मास है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। स्प्रिंग में मास नहीं है तो दोनों तरफ सेम फोर्स आना चाहिए ना, क्योंकि अगर फोर्सेस फर्क डिफरेंट हो गए तो जीरो मास की बॉडी पर एक नेट फोर्स अपीयर हो जाएगा, जीरो मास की बॉडी पर नेट फोर्स, जो कि वायलेशन हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma का। और आप फोर्सेस बैलेंस कर सकते हो इसके, यहां से फोर्सेस बैलेंस कर दो, इसके आंसर्स आ जाएंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्री कंसेप्ट थे स्प्रिंग को लेकर के, न्यूमेरिकल्स में इनको यूज करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अब ये एक क्वेश्चन है, देखिए। तो अब सेम प्रिंसिपल यहां लगाओ जो अभी पीछे लर्न किया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। यहां पर स्प्रिंग के बारे में कहा है कि स्प्रिंग इज इन द नेचुरल लेंथ, यानी कि ना तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ से ज्यादा है ना तो कम है। तो जब भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होती है उसकी वजह से फोर्स नहीं आता, जीरो फोर्स आएगा। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी, फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक ए एंड बी कब, जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हैं। और इन्होंने कह रखा है कि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, और जस्ट आफ्टर रिलीज की बात भी कर रहे हैं, और सब कुछ आइडियल है। तो फोर्सेस क्या दिखाएंगे भाई, यहां पर फोर्सेस क्या दिखाओगे, देखो इस 2m मास के ऊपर फोर्स दिखाएंगे 2mg का, फोर्स ऑन द 2m मास विल बी 2mg। लेफ्ट साइड वाले मास पर फोर्स दिखाएंगे mg। अब आइए जरा पिछले कंसेप्ट का यूज करना, स्प्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कनेक्टेड हैं, स्प्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कनेक्ट हैं, तो जितना फोर्स स्प्रिंग में होगा उतना ही फोर्स स्ट्रिंग में भी होगा। अभी पिछला लॉजिक यही था मेरा, यही लॉजिक मैं आपको यहां समझा रहा था, यहां पर कि अगर स्प्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कनेक्ट हुए तो जितना फोर्स स्ट्रिंग में लग रहा है उतना ही फोर्स स्प्रिंग में भी आना चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्प्रिंग में कितना फोर्स है, तो उसके लिए आप ये स्टेटमेंट पढ़ो। स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पर है, अपने स्प्रिंग की लेंथ तो नेचुरल है, तो अगर स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल है तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इन द स्प्रिंग जीरो है, और इतना ही फोर्स स्ट्रिंग में भी आना चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग में भी जीरो फोर्स आएगी, यानी कुल मिलाकर के इसकी टेंशन फोर्स को जीरो कहोगे आप। यानी कि इसमें जो ऊपर की तरफ आप नॉर्मली टेंशन फोर्स दिखाते हो उसकी वैल्यू जीरो है, और इधर जो स्प्रिंग फोर्स दिखाते हो उसकी वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब 2m वाले ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटी। m वाले ब्लॉक के ऊपर भी सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटी। तो जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे 2m मास का और उसमें सिंगल फोर्स काम कर रहा है 2mg का, सिंगल फोर्स ऑफ 2mg, नहीं ब्रेक नहीं हो गई बच्चा देव, स्ट्रिंग स्लैक कर गई। जीरो टेंशन का मतलब होता है कि स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगी, स्लैक कर जाएगी स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग कभी ब्रेक नहीं करेगी। देखिए आप आइडियल स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब जो कभी टूटेगी ही नहीं। So acceleration of 2m mass will be because of the force of gravity which is 2mg. So it is 2mg divided by mass 2m. टेंशन नहीं लगेगा इसके अंदर, इसकी वजह से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसकी वजह से टेंशन नहीं लगेगा, और इसका आंसर जी आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ मास m कैलकुलेट करेंगे तो वो भी mg होगा, फोर्स mg बट डिवाइडेड बाय मास m करोगे तो ये वैल्यू भी g आएगी और ये भी डाउनवर्ड, यानी कि दोनों के एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देव ये इनिशियल एक्सेलरेशन है, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया हुआ था। एक्सेलरेशन जो आप ये कैलकुलेट कर रहे हो ये कांस्टेंट नहीं होंगे, दे आर द एक्सेलरेशंस जस्ट आफ्टर द रिलीज। आप थोड़ा सा टाइम वेट करोगे, कुछ टाइम का वेट करेंगे जब
तो उसके बाद स्प्रिंग में फोर्स आ जाएगी। ये सिर्फ इनिशियल मोमेंट की बात हुई है, आगे की बात नहीं कर रहे हम लोग। आगे के पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन बदल जाएंगी, तब ये जी और जी नहीं आएंगे। प्रियांश, ब्लॉक को रिलीज किया दोनों, तो दोनों को मतलब ऐसा होगा कि शुरुआत में ऐसा क्या किया गया होगा, मैं बता रहा हूँ। शुरुआत में किसी ने अपनी हथेली पर, किसी ने अपने हाथ पर इस ब्लॉक को होल्ड किया होगा और किसी और ने अपने हाथ से इस ब्लॉक को होल्ड किया होगा। आपने दोनों हाथ विड्रॉ कर दिए, दोनों हाथ विड्रॉ कर दिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन बन गया। ये तो लैंग्वेज का पार्ट हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ उस मोमेंट की बात की गई है जिस मोमेंट पर ब्लॉक्स को छोड़ा गया है। जिस मोमेंट पर आपने इन ब्लॉक्स को छोड़ा है एग्जैक्टली उसी मोमेंट की बात हुई है, जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज। और उसके पहले ये दे दिया है कि उस समय स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल है। तो ये थोड़ा सा हुक्स लॉ को आप समझ लो। हुक्स लॉ में ये नहीं कहा गया है कि स्प्रिंग हर समय फोर्स नहीं लगाती, या तो वो आप स्ट्रेच करिए या उसको कंप्रेस करिए। अगर वो स्ट्रेच और कंप्रेस नहीं है तो उसमें कोई फोर्स नहीं आएगा, जीरो फोर्स रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहां पर ये दो स्प्रिंग्स हैं। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे होती है। फिर से देखो आप, यहाँ पर एक और बात इन्होंने कही है इस क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। तो पहले तो आप पहले ही बात करो, इक्विलिब्रियम पर है। अभी आगे का क्वेश्चन छोड़ दो, आप सिर्फ इसकी बात करिए। सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन द इक्विलिब्रियम। सिर्फ इतने से स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो क्या होना चाहिए? देखिए फोर्सेस चेक करो। इस मास के ऊपर mg का फोर्स आएगा, यहां पर टेंशन फोर्स आएगी, इस वाले मास के ऊपर डाउनवर्ड टेंशन फोर्स आएगी, अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो। उसके अलावा ये जो स्प्रिंग है इसमें एक फोर्स होगा, मान लेते हैं वो कुछ kx टाइप का फोर्स होगा। और राइट वाली स्प्रिंग में भी सिमिलर स्प्रिंग है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ठीक है, आइडेंटिकल है तो इसमें भी kx होगा। और ये जो प्लेट टाइप की चीज आप देख रहे हो, ये प्लेट जिसमें मास m है, इसमें भी ग्रेविटी की फोर्स होगी mg की। तो जो लोअर ब्लॉक है, जब यहां पर बैलेंसिंग करेंगे तो T इक्वल टू mg बनेगा लोअर ब्लॉक के लिए। और इस प्लेट के लिए जब बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ द प्लेट, तो प्लेट पर जरा ध्यान से देखना है। प्लेट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T, अपवर्ड डायरेक्शन में kx और एक और अपवर्ड डायरेक्शन में kx। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ kx जो ऊपर की तरफ हो गया इक्वल टू डाउनवर्ड t प्लस डाउनवर्ड mg। और t बराबर mg ऑलरेडी निकाल चुके हैं लोअर ब्लॉक से। तो इन सब को लेकर के जब आप कैलकुलेशंस करोगे, इस इक्वेशन को लो और इस इक्वेशन को लेकर के जब कैलकुलेशंस किया जाएगा, इन सब को लेकर के अगर कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशंस करने के बाद मतलब सारी वैल्यूज पुट कर दिया जाए तो आपको एक चीज मिल जाएगा कि जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वो आएगी mg डिवाइडेड बाय k। x की वैल्यू mg बाई k आ जाएगी। अब जब हम लोगों ने एक स्प्रिंग कट कर दी है, इसमें राइट वाली स्प्रिंग को कट किया जा रहा है, राइट वाली स्प्रिंग को। बोलो भाई दिव्यम। सर हम लोग दोनों केसेस में मास हम सेम क्यों ले रहे हैं? नहीं, वो तो क्वेश्चन देने वाले के ऊपर है भाई, वो अलग लो, m1 m2 भी कर सकते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो तो क्वेश्चन बनाने वालों पर है कि वो मास बराबर देते हैं या डिफरेंट देते हैं। तो डिफरेंट वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। आया बात समझ? हाँ, ये कोई उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो न्यूमेरिकल का पार्ट है जस्ट। देखो भाई, ये इस तरीके का फिगर है। अब हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, राइट वाली। यहाँ पर एक सीजर है जिसकी वजह से राइट वाली स्प्रिंग को काटा जाएगा। तो जब राइट वाली स्प्रिंग कट कर देंगे तो सिर्फ अब आपके पास लेफ्ट स्प्रिंग बचेगी, ओनली लेफ्ट स्प्रिंग। राइट वाली स्प्रिंग तो कट चुकी है, अब तो वो है नहीं वहां पर, पिक्चर में ही नहीं है वो। उसके अलावा यहाँ पर मास m बचा और यहाँ पर मास m बचा।
अब यहाँ पर ना फिजिक्स चाहिए आपको, मैथ बाद में लगाना, पहले फिजिक्स वाले पोर्शन पे आओ। सबसे पहले अगर आप राइट स्प्रिंग को कट करोगे तो लेफ्ट स्प्रिंग की सेहत पर क्या असर आएगा? नहीं नहीं देव रुको तो, ये पूछा तो है, क्वेश्चन तो लिखा है यहाँ पर, क्या पूछा है यार, क्वेश्चन देखो ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टेंशन इन द स्प्रिंग, चेंज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर व्हेन वन ऑफ द स्प्रिंग इज कट, ये क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शंस हैं कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर लगाई है ना, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हम लोगों ने mg कैलकुलेट किया है। तो जब हम राइट वाली स्प्रिंग कट कर देंगे तो यहाँ पर टेंशन फोर्स बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं कि चेंज इन टेंशन कितना होगा, ये बताओ आप। यानी कि अगर एक एक बिकॉज देखिए अभी सिस्टम ये बैलेंस है, अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, सिस्टम ये इक्विलिब्रियम पर है ना। जब एक स्प्रिंग हट जाएगी तो क्या अभी भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा? आप खुद अपना लॉजिक लगा के देखो ना, कि अगर दो स्प्रिंग्स मिल करके सिस्टम को बैलेंस कर रहे थे, तो अगर एक स्प्रिंग आप काट देते हो, यानी कि एक स्प्रिंग की फोर्स लगना बंद हो जाएगी, तो क्या अभी भी ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पे रहेगा या फिर अब ये मोशन में स्टार्ट हो जाएंगे? क्या ये ब्लॉक अभी रेस्ट पे रहेंगे या अब ये मोशन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देंगे ये? ऑब्वियसली तो ये मूव करेंगे, यानी ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होंगे, इनमें एक्सेलरेशन आ जाएंगी। अब क्वेश्चन देखो, स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, सिंपल है सब कुछ। मास m का एक्सेलरेशन आप a मान लो, सपोज करो कि मास m का एक्सेलरेशन a है, तो फिर ऊपर वाली प्लेट का एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे या फिर डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे? ये इस तरीके से आप लोग अपने आप एनालाइज किया करो क्वेश्चंस को। क्या ये दोनों मासेस सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे या फिर डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे? ये कैसे पता लगाएंगे? तो ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, ये दोनों मासेस एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो इनकी मजबूरी है कि इनको साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक्सटेंड हो नहीं सकती। तो फिर ये कंस्ट्रेंट हो गया कि बोथ मासेस मस्ट बी मूविंग ऑन द विद द सेम एक्सेलरेशन। अब फोर्सेस दिखाओगे, यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन से दिखाते हैं देखिएगा। mg टेंशन फोर्स अब चेंज हो चुका है, तो नया टेंशन फोर्स दिखा रहे हैं, उसको टी डैश मान लेते हैं, नया टेंशन फोर्स। यहाँ पर नई टेंशन फोर्स टी डैश, और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स। क्या ये भी चेंज हो जाएगा? क्या ये फोर्स चेंज हो जाएगी? यही इसका मेन कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट। स्प्रिंग और स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल्स में जब कभी भी स्ट्रिंग को कट करोगे तो यही इसका की पॉइंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन पॉइंट है, कि क्या इस स्प्रिंग की फोर्स जितना कट करने से पहले थी, क्या उतना ही कट करने के बाद भी होगी या बदल जाएगी? और जस्ट आफ्टर कट की बात करूंगा मैं, जस्ट आफ्टर कट, कट करने के तुरंत बाद, लंबे समय के बाद नहीं, तुरंत बाद की बात हो रही है, तुरंत बाद की, इमीडिएटली। तो देखिए, क्या ऐसा होगा कि स्प्रिंग काटते ही इसका स्ट्रेच बढ़ जाएगा, अचानक से स्ट्रेच बढ़ जाएगा इसका, या उसको टाइम लगेगा? इमीडिएटली नहीं होगा, सही बात बोल रहे हो आप लोग बिगन भाई। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से ये स्प्रिंग अचानक से इंक्रीज कर जाएगी। देखिए एक बात सुनो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अब कई लोगों को अभी डाउट है, अगर आपको मान लो 10⁻³ मिलीमीटर भी मूव करना है, 10⁻³ मिलीमीटर का भी डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो अगर आप, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट जीरो टाइम में पॉसिबल है? 10⁻³ मीटर का डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं, छोटे से छोटा डिस्प्लेसमेंट। आप चाहे जितना मर्जी छोटा डिस्प्लेसमेंट ले आओ, कोई भी डिस्प्लेसमेंट जीरो टाइम में तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट जीरो टाइम के अंदर आ रहा है तो वेलोसिटी कितनी हुई जरा सोचो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट करो चाहे जितना मर्जी छोटा है, तो ऊपर एक नॉन जीरो वैल्यू और नीचे जीरो वैल्यू, कितनी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा?
कितनी वेलोसिटी से बॉडी को चलना पड़ेगा? 0 टाइम के अंदर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट करना है आपको 10⁻⁻15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है, 10⁻⁻20 का डिस्प्लेसमेंट करना है, तब भी आपको इनफाइनाइट वेलोसिटी चाहिए, इनफाइनाइट वेलोसिटी चाहिए। और फिजिक्स ने वेलोसिटी के ऊपर एक कैप लगा रखा है। फिजिक्स ने ये कह रखा है कि वेलोसिटी एक वैल्यू से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, और वो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो लाइट की स्पीड है। दुनिया का कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में इससे ज्यादा स्पीड से कभी नहीं जाएगा। नो वन इज फास्टर देन लाइट। आइंस्टाइन बाबू कह के गए ये चीज। अल्टीमेट स्पीड कहा गया है इसको, कि हम लाइट से फास्ट स्पीड पर दुनिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव करा सकते। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है जहां से स्प्रिंग अटैच है, ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से ये डिस्प्लेस कर जाएगा नीचे, और जब ये अचानक से नीचे डिस्प्लेस करेगा ही नहीं, तो स्प्रिंग में जितना स्ट्रेच पहले था उतना ही स्ट्रेच यहां पर भी होगा, और स्प्रिंग की फोर्स उसके स्ट्रेच पे डिपेंड करती है कि कितना स्ट्रेच है वो। और इस लॉजिक से यहां वाली फोर्स पहले के बराबर दिखाओगे, मतलब यहां पर जो फोर्स kx होगा, इसमें आपका लॉजिक है कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। और ये फोर्स था कितना, कितना था पिछले क्वेश्चन के हिसाब से? k × x की वैल्यू किसके बराबर थी? k × x की वैल्यू थी mg के बराबर। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स अभी भी आपका mg के बराबर ही लगता रहेगा। स्ट्रिंग वाली फोर्स बदल जाएगी, स्ट्रिंग की फोर्स बदल जाएगी, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। स्ट्रिंग के फोर्स में दो मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स ऑल ऑफ सडन इंक्रीज कर जाएगी। स्प्रिंग में स्ट्रेच इंपॉर्टेंट है, उसका इलोंगेशन इंपॉर्टेंट है, वो अचानक से आप बढ़ा नहीं सकते, इनफाइनाइट स्पीड से चल नहीं सकते, तो स्प्रिंग की फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप फोर्स बैलेंस भी नहीं कर सकते। जल्दीबाजी में ये भी मत करना कि फोर्स बैलेंस कर दो, क्योंकि अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं है, अब ये मूव कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ चाहिए होगा आपको। न्यूटन सेकंड लॉ नीचे वाले ब्लॉक के लिए क्या बनेगा? देखो, नीचे वाले ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, तो वो बनेगा सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द लोअर ब्लॉक, mg - t डैश इक्वल टू ma फॉर द लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक के लिए क्या बनेगा? अपर ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखना चाहते हैं फॉर द अपर ब्लॉक, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी डैश है। इसमें एक फोर्स और है, अभी हमने दिखाया नहीं है, इसमें इसका वेट भी आएगा mg, तो डाउनवर्ड टी डैश प्लस डाउनवर्ड mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग वाला फोर्स, और स्प्रिंग वाला फोर्स mg के बराबर है, तो -mg और इक्वल टू ma। अब आप इससे टी डैश सॉल्व करिए, क्या आता है? इनको टी डैश सॉल्व करना है आपको, इन दोनों से टी डैश सॉल्व करना है, तो टी डैश सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यहां पर भी ma है और यहां पर भी ma है, तो ये वाला एक्सप्रेशन यानी टी डैश प्लस mg - mg और mg - t डैश ये बराबर होने चाहिए, बिकॉज दोनों राइट हैंड साइड पर बराबर है, तो टी डैश निकल जाएगा। टी डैश की वैल्यू सॉल्व, हाँ बिगन सही है, टी डैश की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, और टी डैश की वैल्यू मिल जाएगी तुमको mg डिवाइडेड बाय 2। तो पहले यहां पर टेंशन फोर्स mg थी, अब टेंशन फोर्स mg/2 है, पहले mg और अब mg/2। तो चेंज पूछा है आपसे, चेंज कितना चेंज हुआ है, चेंज कितना हुआ? तो पहले mg अब mg/2, तो चेंज हुआ mg/2 का। दैट मीन्स ऑप्शन ए इसके लिए टिक कर सकते हो आप। और बेटा देखो, एक बताएं, जेई मेन और केवीपीवाई का लेवल यही है, जेई मेंस और केवीपीवाई का लेवल एग्जैक्टली यही है, इससे एक लेवल भी ऊपर नहीं जाते वो लोग। तो जितना फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहोगे ना, आप ये दोनों एग्जाम्स को निकाल ही सकते हो। एडवांस में थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। आइए, एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर है, एक और क्वेश्चन है, बट ये सिंपल है, ये सिंपल है, फिर बोल रहा हूं आपसे। इसमें भी सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। पहले ये सब इक्विलिब्रियम पर हैं और रेस्ट पे हैं, इक्विलिब्रियम और रेस्ट है सब कुछ। उसके बाद तीन ऑप्शंस हैं, पहले स्ट्रिंग 1 को काट रहे हैं, मतलब यहां पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को कट कर रहे हैं, फिर स्ट्रिंग 2 यानी यहां से कट कर रहे हैं, फिर स्ट्रिंग 3 यानी यहां से कट कर रहे हैं। तो इनको कट करने के बाद क्या क्या एक्सेलरेशन आएंगी, क्या क्या एक्सेलरेशन आएंगी, ये क्वेश्चन है आपसे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस
ध्यान सुनना, क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ मास चाहिए, और कब चाहिए? जस्ट आफ्टर पे, तुरंत बाद कितना हो जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर कितना होगा, अचानक से निकाले तो क्या लॉजिक लगाएंगे यार, बताओ आप लोग। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग ट्राई करो, है ना, आप ट्राई करके बताओ क्या आंसर बनना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर बनेगा, सेकंड पार्ट में क्या आंसर बनेगा, और थर्ड पार्ट में क्या आंसर बनेगा, जरा अपने आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अगर आपको थोड़ा, जिसको भी समझ आ रहा है वो बताएं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत ही सही जो भी आ रहा है। हाँ जी, आयुष सहगल जी, चलो ठीक है। अच्छा नहीं, अब एक ना आंसर पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा, क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो ना, क्या निकालना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 2 3। पहले पहले तो टेंशन निकालना है कि टेंशन 1 2 3 कितनी होगी, पहला पार्ट तो ये है। तो टेंशन वाला पार्ट मैं छोड़ दे रहा हूँ आपको, टेंशन वाला पार्ट आप कैसे निकालोगे। अच्छा चलिए एक मिनट रुको, टेंशन वाला पार्ट अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वो देख लो। टेंशन वाला पार्ट निकालने के लिए मास एम के ऊपर, मैं यहाँ पर डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, उसमें नहीं, मास एम के ऊपर एम जी दिखाओगे और स्प्रिंग का फोर्स के एक्स दिखाओगे, ये मास एम का डायग्राम होगा। पुली का डायग्राम जब दिखाएंगे तो पुली पर लेफ्ट साइड से टी दिखाएंगे, राइट साइड पर के एक्स दिखाएंगे। ये फिर वही कंसेप्ट हो गया कि ये स्प्रिंग दो बॉडीज के बीच में है, ऊपर पुली अटैच है और नीचे ब्लॉक अटैच है। तो ये वही कंसेप्ट हो गया कि अगर स्प्रिंग दो चीजों के बीच में अटैच है तो ये पुली पर भी फोर्स लगाएगी और मास पर भी फोर्स लगाएगी, सेम फोर्स दोनों पे फोर्स लगाएगी। जी है। और ऊपर सीलिंग वाले स्ट्रिंग में आप यहाँ पर T1 दिखा सकते हो, सीलिंग वाले में T1। तो पहले mg बराबर kx कर दीजिए, mg इक्वल टू kx, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है ये। और दूसरी तरफ T1 इक्वल टू टी प्लस के एक्स कर देंगे। लेकिन T और kx में एक रिलेशन होगा, T और kx में एक रिलेशन ये होगा कि ये जो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग है, लेफ्ट वाली स्ट्रिंग और राइट वाली स्प्रिंग, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इनके फोर्स अलग नहीं होंगे, इनके फोर्स अलग नहीं होंगे। सुभी बच्चा एक मिनट, इनके फोर्स अलग नहीं होंगे। एक्चुअल में क्या होगा कि जो टी है वो बराबर टू के एक्स होना चाहिए, टी इक्वल टू के एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब एक ना बच्चा रुको, एक मिनट रुको नेहल जी। हाँ, तो इन सबसे पहला पार्ट तो आ गया, चलो आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। पहला पार्ट तो ये हो गया, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 2 3, ये तो आ गया। अब उसके आगे चलिए, एंड के बाद, एंड के बाद आइए, ये पार्ट हो गया डन। नाउ इसके, नाउ अब इस पार्ट पर आओ। एक्सेलरेशन ऑफ मास एम कब निकालना है तुमको, जस्ट आफ्टर और ए स्ट्रिंग 1 इज कट। हाँ देव सही है। जब स्ट्रिंग 1 कट कर दिया, सोचो जब यहां पर कट कर रहे हैं, पॉइंट 1 को कट कर रहे हो, पॉइंट 1 कट करने के बाद तो सिर्फ मास नहीं बचा आपके पास, और ये मास क्या फ्री फॉल नहीं कर जाएगा। जब स्ट्रिंग काट दोगे तो ये हवा में गिरेगा, और कोई भी बॉडी अगर हवा में फ्री फॉल करेगी तो क्या एक्सेलरेशन बोलोगे उसका। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या बोले उसका। तो फर्स्ट केस में तो जी हो गया, फर्स्ट केस का आंसर जी हो गया, बिकॉज फ्री फॉल हो गया वो। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में पॉइंट 2 को कट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब सुनना, यहां पर ये पॉइंट खतरनाक है। पॉइंट 2 को कट कर रहे हो आप, यहां मास m है और ये स्प्रिंग है यहां पर। लॉजिक देखना है यहाँ पर, ये खतरनाक पॉइंट है, फिर बोल रहा हूं आपसे, ये थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट 2 को कट करने के बाद, अच्छा स्प्रिंग में मास कितना है, तो स्प्रिंग में मास हो गया 0, स्प्रिंग में 0 मास हो गया। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अभिज्ञान, हाँ ठीक है, अभिज्ञान आंसर सही है। प्रभाव बच्चा थोड़ा सा चेक करो, मैंने इसीलिए कहा ना कि फिजिक्स के लॉ लगने चाहिए हर जगह पर, कोई भी चीज रैंडम तरीके से नहीं आ सकती, कोई भी चीज रैंडम। अभिज्ञा नहीं बच्चा, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, तो लॉजिक तो देखिए आप। ओहो, आप लोग अभी भी गलती कर रहे हो, अभी भी गलती कर रहे हो। देखिए फिजिक्स में एक कंसेप्ट होता है, सुनना अभी आप, फिजिक्स में एक कंसेप्ट होता है लॉजिक। अब आप सुनना, यहां पर
यहाँ पर कितना मास है, इस पॉइंट पर कितना मास कनेक्ट किया है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका मास बताओ, ऊपर वाले पॉइंट का मास, कितने मास का पॉइंट ऊपर लगाया हुआ है? 0। ये 0 मास का पॉइंट है। लॉजिक समझिएगा, वरना जल्दीबाजी में क्या होगा ना, गड़बड़ कर जाओगे सब कुछ। अब सुनना, 2 मिनट रुके रहो। पिछले क्वेश्चन में स्प्रिंग का जो लोअर पॉइंट था, स्प्रिंग का लोअर पॉइंट पिछले क्वेश्चन में, वो जिससे अटैच था, जिस पॉइंट से अटैच था, उसके अंदर एक मास है। सुन लो आप, जो 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 पॉइंट मूव करने वाला है, मतलब जो पॉइंट स्प्रिंग का मूव करने वाला है, मूवेबल पॉइंट है, वो अटैच है एक मास के साथ। और इस क्वेश्चन में यहां पर आप एक 0 मास के साथ कनेक्ट हो। फिजिक्स में आप लोग काफी टाइम पहले से एक वर्ड सुनते आ रहे होंगे, इनर्शिया का। आप में से कितने लोगों को आइडिया है कि इनर्शिया नाम की चीज क्या होती है? मतलब हम लोग कहते हैं कि दुनिया में हर बॉडी के पास इनर्शिया होता है, और हम लोग कई सारे एक्सप्लेनेशन इनर्शिया के बेसिस पर देते हैं। मैंने कहा ना कि फिजिक्स जब आप कर रहे हो तो आपको लॉ अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इनर्शिया कहता है कि जो बॉडी होती है, जिस स्टेट में होती है ना, उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो मतलब रेजिस्ट करती है अपने चेंज को। एक बॉडी अपने स्टेटस को चेंज होने में रेजिस्ट करती है, उस रेजिस्टेंस को हम इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन इनर्शिया को मेजर किया जाता है बाय द मास ऑफ अ बॉडी। ये भी आपको पता होगा कि इनर्शिया मास से मेजर होता है। जिस बॉडी में जितना ज्यादा मास होता है, हम कहते हैं कि उसका इनर्शिया उतना ज्यादा है। दैट मीन्स कि वो बॉडी उतने नखरे दिखाएगी। ज्यादा इनर्शिया मतलब उस मास में उतने ज्यादा नखरे होंगे, वो जल्दी से अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। रेस्ट पे है तो उसका ये कहना है कि मुझे रेस्ट पे रहने दो, अगर मास ज्यादा है तो। लेकिन जिस बॉडी में मास 0 है, उसका इनर्शिया कितना होगा? जिस बॉडी में 0 मास है, उसका इनर्शिया बताओ। अगर एक बॉडी में मास ही नहीं है तो आप ये कहोगे उस बॉडी में कोई इनर्शिया नहीं है। और जिस बॉडी में कोई इनर्शिया नहीं है, उसके अंदर आप जो चेंज लाना चाहते हो ले आओ। मैं तुम लोगों को फिर सजेस्ट करूंगा, आप इनर्शिया को थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा। आप इनर्शिया को 2 लाइनों में पढ़ करके निकल जाते हो। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा डीपली किसी बुक से एनालाइज करो कि इनर्शिया वर्ड किसको कहा गया है, उसका एक्चुअल मतलब क्या है। जिस बॉडी में इनर्शिया नहीं है, अनसाहुजा आंसर सही है। जिस बॉडी में इनर्शिया नहीं है, वहां पर आप कोई भी चेंजेस ला सकते हो। जी शिवान साहब, यही डेफिनेशन तुम्हारी गलत है। कि डेफिनेशन पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, समझने के लिए कह रहा हूँ। इनर्शिया को समझने के लिए, इनर्शिया क्या है वो तो एक लाइन में कोई भी बता पाएगा, और हम में से कई सारे लोग यही गलती कर रहे हैं। हम डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि हमें फिजिक्स आ चुकी है, और ये ब्लंडर करते हो आप उस टॉपिक की डेप्थ में जाओ। देखिए होगा क्या, 0 मास का मतलब यहाँ पर कोई इनर्शिया नहीं है, और जहां पर इनर्शिया नहीं है वहां पर चेंजेस पॉसिबल हैं। वहां पर आप जो चेंज करना चाहो आ जाएगा। दैट मीन्स होगा क्या कि ये स्प्रिंग ऑल ऑफ सडन, यहां पर ऑल ऑफ सडन की बात कर रहा हूं क्योंकि ये इनर्शिया नहीं है, मास नहीं है इस बॉडी में। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई मास नहीं है। तो यहां पर ये स्प्रिंग ऑल ऑफ सडन अपना इलोंगेशन लूज कर जाएगी, अपना इलोंगेशन ऑल ऑफ सडन लूज करेगी। अभी आप कहोगे कि पीछे आपने कुछ और कहा था, लेकिन मैंने जो पीछे स्टेटमेंट कहा था उसका स्टेटमेंट सुनो, और अब जो कहा था उसको क्लियर कर रहा हूं। यहां पर स्प्रिंग वॉज अटैच्ड टू द पॉइंट ऑफ अ फाइनाइट मास। तो जिसमें मास है वो बॉडी ऑल ऑफ सडन नीचे नहीं जा सकती, ऑल ऑफ सडन नीचे नहीं जा सकती क्योंकि इसमें इनर्शिया है। लेकिन जिसमें इनर्शिया नहीं है, ये बॉडी ऑल ऑफ सडन नीचे आ सकती है। इसको वैसे सोचो, एक रबर का गेम आप सबने खेला होगा। एक रबर को स्ट्रेच कर दो और 2 लोगों को पकड़ा दो, एक एक आप पकड़ लो और एक आपका फ्रेंड पकड़े। रबर वाला गेम, इलास्टिक बैंड वाला, रबर को काट करके खींच करके एक अपने आप पकड़ लो और एक अपने सामने वाले फ्रेंड को पकड़ाओ, और आप अचानक से छोड़ दो, अचानक से आप छोड़ दो। ये गेम सबने खेला होगा। तो जैसे ही आप एक रबर को 2 लोगों ने पकड़ा हो
और एक तरफ से छोड़ दो, क्या होता है उस रबर के अंदर? अगर एक स्ट्रेच है, रबर इलास्टिक बैंड स्ट्रेच है, दो लोगों ने होल्ड किया हुआ है और एक अचानक से छोड़ दे उसको, सामने वाले को क्या होता है उसमें? क्या कोई उसको चोट नहीं लगती उसमें रबर की वजह से? तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। नहीं किया हो तो आप रबर वाला एक्सपेरिमेंट करके लिखिएगा, रबर वाला एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? जो मिठाई के डब्बे पर रबर रख के आती है ना, उस रबर को काटो, खींचो, दो लोगों को पकड़ाओ और एक तरफ तुम छोड़ दो, और देखो सामने वाले की हालत क्या होती है। सामने वाले की हालत आपको समझ में आ जाएगी उसका क्या होगा। बहुत तेज चिपकती है उसको। नहीं अक्षांश, तो रबर में कुछ मास होता है, वो प्रैक्टिकल है, बट फिर भी मैं तुमको सिचुएशन एनालाइज करा रहा हूँ कि अगर आप दो लोगों ने एक टाइट रबर पकड़ी हुई है और एक तरफ से रबर को आप छोड़ देते हो, तो अचानक से वो रबर दूसरी तरफ नहीं जाती है अचानक से। मैं सिर्फ तुमको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ ताकि उसको सिचुएशन को आप एनालाइज कर लो, विजुअलाइज कर पाओ। तो ये ऑलमोस्ट यही होगा, ये वैसा ही केस है। इस मास ने और इस पुली ने, मास और पुली ने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ था और पुली ने अचानक से स्प्रिंग को छोड़ दिया। तो पुली ने जब अचानक से स्प्रिंग को छोड़ा तो ये स्प्रिंग सडनली ब्लॉक की तरफ जाएगी, मतलब कि रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और जैसे ही ये रिलैक्स हो जाएगी तो सिर्फ फोर्स बचा आपके पास mg का। अब इसकी एक्सेलरेशन आप जी कहोगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कंट्राडिक्शन क्यों है। अगर स्प्रिंग का पॉइंट किसी मैसिव बॉडी से कनेक्ट किया है तुमने, मैसिव बॉडी से जहां मास है, तो वहां पर तो अचानक से आप आगे नहीं जा सकते। अगर मैसिव बॉडी है तो आप अचानक से आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर स्प्रिंग का पॉइंट आप छोड़ देते हो, स्प्रिंग का एक एंड बिल्कुल छोड़ दो, फ्री कर दो उसको, छोड़ के देखो, तो फ्री वाला पॉइंट तो मूव करेगा ना अचानक से। मास तो है नहीं, इनर्शिया ही नहीं है उसके अंदर। अब आप कहोगे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो रियल लाइफ में जीरो मास भी नहीं होता। रियल लाइफ में स्प्रिंग का जीरो मास भी कहां होता है? तो ये एक्सेलरेशन जी के बराबर आएगा। अब आप बताइए पॉइंट 3 पर क्या आंसर आएगा? पॉइंट 3 को कट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अगर हम पॉइंट 3 को कट करें तो उसका आंसर बता दो। हाँ जी अनंत, इस क्वेश्चन में स्प्रिंग का एलोंगेशन अचानक से जीरो हो जाएगा। रीजन कि स्प्रिंग का अपर एंड फ्री हो चुका है और वहां पर कोई मास नहीं है, तो मासलेस बॉडी एक मोमेंट में कहीं से कहीं जा सकती है। मासलेस बॉडीज की बात हो रही है, जो मासलेस है वो कहीं भी जा सकता है। हाँ अभिज्ञान बिल्कुल सही है, पिछले वाले में दोनों कॉन्टेक्ट पे थे। थर्ड पार्ट में आइए, थर्ड पार्ट में क्या होगा? तीसरे वाले पार्ट में अगर हम स्ट्रिंग 3 को कट कर देते हैं, ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान सुनना। अचानक से स्ट्रिंग 3 को कट करोगे, इंटरेस्टिंग है मतलब कंसेप्ट समझने के लिए। स्ट्रिंग 3 अगर कट कर रहे हो, क्या होगा? आप सबसे पहले बताओ पुली का क्या होगा? पुली का क्या होगा? क्या पुली उस लोकेशन पर बनी रहेगी? अगर स्ट्रिंग 3 कट कर देते हो तो क्या पुली अपनी प्लेस पर मेंटेन रहेगी या पुली गिर जाएगी? प्रैक्टिकली आप सोच के बताओ, थर्ड पार्ट में बात करें अगर तो पुली तो गिर गई। थर्ड पार्ट में पुली तो कहीं रहेगी ही नहीं ना। अगर आप यहां पर कट कर दोगे तो नेचुरली पुली गिर जाएगी। अब पुली के गिरने के बाद क्या होगा? पुली के गिरने के बाद क्या होगा देखो, इधर स्ट्रिंग है, अब वो पुली हट चुकी है और यहाँ पर स्प्रिंग है और ये मास है। जब वो पुली गिर जाएगी और ये स्प्रिंग स्ट्रेच है और यहाँ पर फिर जीरो मास है, यहाँ पर फिर जीरो मास है, क्या ये पॉइंट वापस अपनी लेंथ पे नहीं जाएगा? अभिज्ञा, ये जो पॉइंट है ये जीरो मास का पॉइंट हुआ और ये भी फ्री हो गया। फ्री इसलिए हो गया कि यहाँ से पुली हट चुकी है, यहाँ से जब पुली हट गई तो यहाँ पर फ्री स्पेस आ गया, ये फ्री स्पेस आ गया। अब जब ये फ्री स्पेस आ गया तो ये सिचुएशन सेकंड वाले के सिमिलर हो गई, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर फ्री होगा और स्प्रिंग स्ट्रेच है तो ये वाला पॉइंट फिर से नीचे हो जाएगा
और आप बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। सिमिलर सिचुएशन है बी वाले के, अलग नहीं है ये, यानी कि ये क्वेश्चन भी जी से है। इसमें भी स्प्रिंग अचानक से रिलैक्स हो जाएगी, मतलब मुग्धा mg फोर्स होगा बच्चा, mg फोर्स होगा, एक्सेलरेशन जी होगा, एक्सेलरेशन जी होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, कल आपको एक कोड दिखाई थी मैंने, हो सकता है आपको ना समझ आई हो भी कुछ चीजें, लेकिन मैंने कल आपको ना एक आइंस्टाइन की कोड दिखाई थी, जिसमें ये कहा था कि मैं स्मार्ट तो नहीं हूं लेकिन मैं प्रॉब्लम्स के साथ काफी टाइम स्पेंड करता हूं। तो अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप इसको थोड़ा सा टाइम इस पर दियो, आई मीन समझो इसको, सर्च करो इसके बारे में कि क्या क्या चीजें होंगी। विनायक टी डिसअपियर हो जाएगा, टेंशन हट जाएगा वहां से, टेंशन फोर्स इमीडिएटली जीरो हो जाएगी इस क्वेश्चन में। फिर इनर्शिया लेस बॉडीज की बात हो रही है यार, इनर्शिया लेस बॉडीज में फोर्स नहीं आ सकता ना अचानक से, इनर्शिया लेस बॉडीज में फोर्स खत्म हो जाएगा अचानक से। जी हाँ विनायक, सब में जीरो आएगा। हाँ नेहल, पुली गिरेगी तो स्प्रिंग भी गिरेगी, पुली गिरेगी तो स्प्रिंग भी गिरेगी, लेकिन स्प्रिंग भी तो फ्री फॉल कर रही है। कोई भी चीज हवा में गिरेगी तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा, कोई भी चीज अगर गिर रही है हवा में तो उसमें जी ही एक्सेलरेशन। हाँ जी अभिज्ञा, इनर्शिया को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है यार, वो सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू शास्त्री जी। चलो चलो, ये तो हो गया आपका यार, ये एक्चुअली ऑन रिक्वेस्ट था। ठीक है अनंत, देखो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही ये पुली हटाओगे, जब ये पुली यहाँ से हट जाएगी, अच्छा इसको ना मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, चलो अच्छा। थर्ड पार्ट को मैं कोशिश करता हूँ एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के तुमको शायद समझ में आ जाए। देखो आप ऐसे मानो, एक सिचुएशन आप ये मानो, थर्ड पार्ट में दो पर्सन हैं, ठीक, और आधे पोर्शन में स्ट्रिंग है, ये पोर्शन स्ट्रिंग है, और आधे पोर्शन में स्प्रिंग है, आधे पोर्शन में स्प्रिंग है, एक तरफ स्ट्रिंग और एक तरफ स्प्रिंग, और ये दोनों पर्सन अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं इसको, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है और ये पर्सन अपनी तरफ पुल कर रहा है, इससे एनालाइज कर जाओगे। लेकिन होल सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब स्ट्रिंग में भी मास जीरो है और स्प्रिंग में भी मास जीरो है। ये क्वेश्चन है, सुनो। तो आप बता सकते हो कि कौन से पर्सन का पुलिंग फोर्स ज्यादा है। अगर दोनों तरफ जीरो मास लिया हुआ है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि पुल बाय द पर्सन वन ज्यादा है या पुल बाय द पर्सन टू ज्यादा है। स्ट्रिंग में भी कोई मास नहीं है और स्प्रिंग में भी कोई मास नहीं है, यानी कि दोनों ही पर्सन मिल करके जीरो मास की बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, जीरो मास की बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो आप। क्या कहा जाए, किस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, स्ट्रिंग वाली साइड ज्यादा फोर्स लग रहा होगा या फिर पुली वाली साइड पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। मास जीरो है, ध्यान दीजिएगा, जीरो मास का मतलब फोर्स बैलेंस करना होगा। तो दोनों साइड बराबर फोर्स, ठीक है, दोनों साइड बराबर फोर्स लगा, दोनों साइड बराबर फोर्स लगा, ठीक। अब अब अगर मान लो यहां पर कोई एक पर्सन हट जाए यहां से, चलो ये भाग गया, मतलब पर्सन वन जो है वो भाग गया, मान लो वो रस्सी छोड़ करके भाग जाए, क्या होगा इस स्प्रिंग का, क्या ये स्ट्रेच रह पाएगी, सोच के देखो, क्या ये स्प्रिंग स्ट्रेच रह पाएगी। नहीं, सेकंड वाला तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन क्या स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो ये वही कंसेप्ट है, ये सेम कंसेप्ट यहां लगा रहे हो आप। एक तरफ रस्सी है, स्ट्रिंग है, और एक तरफ स्प्रिंग है। तो जैसे ही वो पुली गिर जाएगी, रस्सी का सपोर्ट खत्म हो गया, रस्सी का सपोर्ट चला गया, स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग पुली के ऊपर सपोर्टेड थी, पुली के ऊपर थी वो, पुली हट गई, रस्सी गिरेगी, रस्सी का गिरना मतलब पर्सन वन का भागना। ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर, अचानक से स्प्रिंग रिलैक्स हो जाएगी, नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, और सिर्फ mg वाली फोर्स बचेगी। हाँ जी विनायक, जीरो रहेगा फोर्स। हाँ जी नेहल सही बोल रहे हो विघ्ना। अनंत क्लियर हो गया, ठीक है। जी त्रिपाठी जी बताओ।
सर यानी कि ये दूसरी तरफ से जो स्ट्रिंग ग्राउंड से अटैच्ड है उसका कोई मतलब ही नहीं है अभी। नहीं नहीं नहीं, वो रस्सी लूज हो गई ना, रस्सी स्लैग कर गई भाई। आप खुद बताओ, हाँ जब पुली गिर जाएगी तो ये रस्सी का सपोर्ट कहाँ है? हवा में ऐसे कैसे रस्सी लटकेगी बताओ? अच्छा, नीचे अगर पुली नहीं है तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि स्ट्रिंग को हम ऐसे हवा में होल्ड कर दें, नीचे उसके कुछ नहीं है, बिना सपोर्ट नो के? सर। हाँ, तो रस्सी फॉल कर जाएगी, और रस्सी फॉल कर जाएगी तो ओके। लूज हो गई। कोई रस्सी ठीक। गिरेगी तो वो लूज होगी, लूज होगी तो टेंशन जीरो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो चले जी। जो मोस्ट टॉपिक था ये वेट वर्सेस एपरेंट वेट का कंसेप्ट है। अब ये जल्दी होगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना। मेन टॉपिक स्प्रिंग वाला था, इसके अलावा इसमें टाइम नहीं लगता। हाँ जी, आज था, सही बात है। यार ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, इनर्शिया में ये तो है। एक्चुअली गलती आप लोग की भी नहीं है ना। क्या है कि स्कूल में आप लोग सिर्फ डेफिनेशंस पे फोकस करते हो, मतलब 10th तक ऐसी आपकी मतलब कंडीशनिंग आपके माइंड की ऐसे कर दी गई है कि मतलब साइंस फिजिक्स मतलब डेफिनेशन। और वो इतना इतना गलत तरीका है पढ़ाने का कि आप 11th 12th आते आते सब खराब लगने लगता है। चलो, वही ना, मतलब नेहल भाई कह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर से मतलब है उनको कि ये बता दो, डेफिनेशन बता दो, वो एप्लीकेशन पार्ट पे जाते ही नहीं। आप देखो ना, क्यों नहीं मतलब। जी अनिरुद्ध, चलिए यहाँ पर देखो फटाफट बच्चा, वेट वर्सेस एपरेंट वेट का कंसेप्ट है। तो लेफ्ट साइड पर मैंने एक कंसेप्ट लिखा हुआ, देखो। काफी लोग ये समझते हैं, हम में से कई सारे लोगों को ये लगता है कि जो वेट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। कई लोग ये समझते हैं कि वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, और वो एक बड़ा बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बॉडी का वेट नहीं कहा जाता। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट नहीं है। जी आहूजा जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वेट नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। और मैंने यही लिखा है। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट द पुल ऑफ ग्रेविटी डाउन ऑन यू दैट यू फील एज योर वेट। वो ये नहीं है, ग्रेविटी का फोर्स नहीं है। तो है क्या? बट इट इज द फ्लोर पुशिंग अप ऑन यू मोर और लेस दैट यू फील। मतलब अगर आप कहीं पर खड़े हो तो ग्रेविटी तो आप पर नीचे फोर्स लगा रही है, बट ये वेट नहीं है। दिस इज नॉट द वेट। आप इस वेट को फील नहीं करते हो। ये आपका रियल वेट है मान लेते हैं, लेकिन ये आप जो फील करते हो, आप अपने आप को हल्का फील करते हो, अपने आप को भारी फील करते हो, लाइट फील करते हो, हैवी फील करते हो, वो फील करते हो क्योंकि फ्लोर आपके ऊपर एक नॉर्मल लगाता है। तो इस नॉर्मल को आप फील करते हो एज वेट। दिस इज एज योर वेट। यही स्टेटमेंट लिखा है मैंने आपको। जी अवेगना, वो नहीं है, नए ना 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 ना। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ही आप अपना वेट कहेंगे। स्टेटमेंट देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। देखो, वे व्हाट यू फील, वेट फील करने वाली चीज है, मतलब वेट एक्चुअल नहीं है, ये आप महसूस करते हो, फील करते हो, इज योर एपरेंट वेट। रियल वेट एमजी है, मानता हूं रियल वेट एमजी है, एक्चुअल में आपका वेट एमजी माना जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज आप एक्सपीरियंस करते हो वो नॉर्मल है। तो जितना ज्यादा नॉर्मल आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको अपना वेट उतना ज्यादा फील होगा। जितना कम नॉर्मल एक्सपीरियंस करोगे, उतना कम वेट फील करोगे। और अगर आप कहीं पर जीरो नॉर्मल फील करते हो तो आप अपने आप को वेटलेसनेस की कंडीशन में कहोगे कि आपका जीरो वेट हो गया। यही तीसरा पॉइंट है। इन अदर वर्ड्स, द एपरेंट वेट यू फील इज एक्चुअली द नॉर्मल फोर्स ऑफ एलिवेटर। अगर हम एलिवेटर में खड़े हैं इस डायग्राम के हिसाब से, तो जो नॉर्मल फोर्स है उसको ही आप अपना एपरेंट वेट कहेंगे, नॉर्मल को। और वो नॉर्मल फोर्स चेंज होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये बताएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। जितना ज्यादा नॉर्मल आपका एपरेंट वेट, उतना ज्यादा होगा। एपरेंट वेट का मतलब जो आप अपनी बॉडी में खुद से फील करने वाले हो, वो एपरेंट वेट है। रियल वेट आपका एमजी माना जाता है। रियल वेट तो आप अपना एमजी कह दीजिए, लेकिन हम जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और मेजरमेंट्स करेंगे तो हम एमजी को मेजरमेंट नहीं करते, हम लोग मेजर करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को।
नहीं, mg माइनस n कुछ नहीं होता आयुष, mg माइनस n कुछ नहीं होता। तो ये मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यू बाय द बाथरूम स्केल। बाथरूम स्केल का मतलब हुआ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन। योर वेट इंक्रीजेस व्हेन यू आर इन द एलिवेटर व्हिच इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, योर weight less than your normal weight when the elevator is accelerating downward, or your weight is zero when the elevator is in free fall। तो ये भी मैं समझाता हूं आपको, लेकिन ये पहले आप ये 4 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखेंगे। एपरेंट वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हमेशा ग्रेविटी के बराबर नहीं होगा, कभी कभी वो ग्रेविटी से ज्यादा भी हो सकता है, ग्रेविटी से कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जहां पर आप खड़े हो वो सरफेस स्टेशनरी है या फिर मूविंग है, और अगर मूविंग है तो किस तरफ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही या फिर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कई सारे फैक्टर्स आएंगे इसके अंदर। एग्जांपल, लेफ्ट साइड का एग्जांपल देखिएगा। ये पर्सन इनसाइड एलिवेटर है और मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि दिस पर्सन फील्स हैवियर देन द नॉर्मल। अपने आप को ये भारी फील करेगा, फील्स हैवियर, एक्चुअल में हैवी नहीं हो जाएगा, 50 किलो से 70 किलो नहीं हो जाएगा लिफ्ट में घुसते ही। कि आप छठे फ्लोर पे गए, ग्राउंड फ्लोर पे आप 50 किलो के थे, छठे फ्लोर पे गए, बाहर निकले तो 70 किलो हो गए। ये रियल में थोड़ी हो जाएगा सब कुछ। बट आपको ऐसा महसूस होता है कि यार हमारा वेट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप ध्यान से सुनो, उसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। इनका mg नीचे, जिस फ्लोर पे खड़े हैं उसका नॉर्मल, और जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होगी तो अब आप याद करो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ, स्यूडो फोर्स भी दिखाओगे नीचे की साइड पर ma। और अब इनको बैलेंस कर दो, अब इनको बैलेंस कर दो, क्या बन जाएगा इक्वेशन चेक कर लो आप। स्यूडो फोर्स लगाने के बाद अगर इन सबको बैलेंस कर दिया जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, n इक्वल टू mg प्लस ma। यानी कि mg से ज्यादा, तो ये जो mg प्लस ma है ये कहलाएगा आपका एपरेंट वेट। mg प्लस ma को बोलोगे एपरेंट वेट है। राइट साइड पर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, राइट साइड पर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं। विश्वास, एक मिनट बच्चा। प्रॉब्लम 1, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg स्टैंड्स ऑन द वेइंग मशीन। वही एग्जांपल भी है यार। पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन which is kept inside the elevator accelerating upward with 5 meter per second square. What is the reading of weighing machine? तो आपको ये भी बता दें कि जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज ऑलवेज द एपरेंट वेट एंड डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। तो पहले आप एपरेंट वेट कैलकुलेट करो। एपरेंट वेट कितना होगा? अगर 60 किलोग्राम का पर्सन है एलिवेटर के अंदर, जिसकी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो यही वाला फिगर हुआ, ये यही फिगर हुआ। और इसके हिसाब से एपरेंट वेट लिखा जाएगा mg प्लस ma। यानी कि एपरेंट वेट हुआ mg प्लस ma और डिवाइडेड बाय उसको g करिए, तो मशीन्स की रीडिंग ऐसे आती है। कितना आएगा सोचो आप जरा, कितना आएगा? mg प्लस ma डिवाइडेड बाय g करके देखो, तो ये आएगा 90 किलोग्राम। यानी कि मशीन उस आदमी को 90 किलोग्राम बताएगी कि तुम 90 किलो के हो। मशीन आदमी से ये कहेगी कि भाई साहब जरा उठ जाओ, 90 किलो का आदमी मेरे ऊपर खड़ा हो गया है। लेकिन मशीन को क्या पता कि वो कहाँ रखी हुई है? मशीन तो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि बोल पाए आपसे। दर्द होगा उसको, 90 किलो का आदमी मशीन के ऊपर खड़ा हो गया तो दर्द तो होगा उसको। बट पर्सन 60 किलोग्राम का है, मशीन उसको 90 किलोग्राम दिखा रही है। पर्सन ओवर वेटेड फील करेगा अपने आप को, डर जाएगा वो। कल मैं 60 किलो का था, आज 90 किलो कैसे हो गया मैं? हाँ जी, मशीन कांप रही होगी इस टाइम पर। प्रॉब्लम 2 पर आइए। सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, चल रही है बट एक्सेलरेशन नहीं है।
हाँ जी आयुष, ये मैंने जानबूझ करके दोनों एग्जांपल लिए हैं। कई लोग क्या होता है ना, आप ये कहते हो कि एलिवेटर चलेगा तो रीडिंग बदल जाएगी। भाई चलना मैटर नहीं करता है, चलते वक्त एक्सेलरेशन होना चाहिए उसमें। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है और वो चल रहा कांस्टेंट वेलोसिटी पे, चलने दो उसे। ए जीरो हो गया, ए जीरो हो जाने का मतलब एपरेंट वेट mg हो गया, और जब एपरेंट वेट mg है जी अनंत, एक्सेलरेशन में ही स्यूडो फोर्स आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी में तो स्यूडो फोर्स आता नहीं कभी। तो यहां पर एपरेंट वेट, यहां पर एपरेंट वेट mg है, जो कि उसका रियल वेट भी है, तो डिवाइड कर देंगे g से, यानी 60 किलोग्राम। अब पर्सन खुश हो जाएगा, है ना। पर्सन अब हैप्पी हो गया कि चलो मैं सही हो गया, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज नहीं करनी होगी, मेरा वेट नॉर्मल हो गया। चलिए, ये एक मोहतरमा है, ठीक है। तो ये जो मोहतरमा है, ये लिफ्ट में देखो कितने अच्छे तरीके से खड़ी है, ठीक है। मशीन भी नीचे है ना, एक वेइंग मशीन के ऊपर है ये। अब 50 किलोग्राम की है, देख के तो नहीं लग रहा खैर, बट फिर भी 50 किलोग्राम की है ये, और वो मशीन डाउनवर्ड जा रही है, मूविंग डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5। तो बताइए, जिस मशीन पे खड़ी है वो मशीन इनसे क्या कहेगी कि मैडम आप उठो या आप रहने दो? क्या कहेंगी? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, स्यूडो फोर्स किधर आएगा? स्यूडो फोर्स किधर आएगा इस आदमी के ऊपर, इस सॉरी लेडी के ऊपर? इस लेडी के ऊपर स्यूडो फोर्स किधर होगा? ऊपर की साइड, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ, m इंटू ए। बैलेंस करके देखो जरा, नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? नॉर्मल की वैल्यू आएगी m इंटू जी माइनस ए, और यही चीज इसके लिए एपरेंट वेट है, सेम चीज एपरेंट वेट है जी। तो रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, एपरेंट वेट को डिवाइड करना है जी से, और आंसर कितना आ रहा है इसका? 25 किलोग्राम। सोचो वो लेडी कितनी खुश हो जाएगी। अरे अरुज भैया मर जाएगा, 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम की लेडी, मतलब समझ रहे हो? अरुज क्या कर रहे हो भाई? 250 किलोग्राम की लेडी तो यार उसमें भी नहीं होते, WWE वगैरह में भी नहीं जाते ये सब। 25 किलोग्राम, हाँ जी, उछल जाएगी ये लेडी। सोचो ना, आपका वेट 25 किलोग्राम हो गया 50 किलोग्राम की लेडी का, इससे ज्यादा मतलब खुशी का मोमेंट क्या होगा? हाँ, और बच्चा अरुज एक कह रहा है कि तुम्हारी जान ले लेगी अगर तुम 250 किलो बोलोगे ना, तो मार डालेगी तुमको वो। जी भदौरिया जी बताओ। सर ये रीडिंग निकालने के लिए अपॉन जी क्यों किया है सर? देखिए, मशीन को मैन्युफैक्चर ही ऐसे किया जाता है, मतलब मशीन जो होती है वो प्रोग्रामिंग होती है ना उसकी एक। जैसे कैलकुलेटर तुम्हारी मशीन है, तो प्रोग्रामिंग है कि नहीं उसके अंदर? तो ये तो इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। मशीन के अंदर प्रोग्राम इस तरीके से किया जाता है कि जो उसका पॉइंटर है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जी से डिवाइड करने के बाद डिस्प्ले करेगा। वो उसकी प्रोग्रामिंग का पार्ट है, कि हम लोग बनाते ही इस तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करते हैं उसकी। मतलब क्या होता है कि जब आप मशीन पे खड़े होते हो, तो मशीन सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजरमेंट करती है, और वो अंदर साइंटिफिकली प्रोग्राम्ड है। वो जब नॉर्मल को कैलकुलेट करती है, तो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग से वो वहीं पर उसको जी से डिवाइड कर लेके, और स्केल को कैलिब्रेट, स्केल उस हिसाब से बनाया जाता है। मतलब उसका स्केल डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है, वो उसकी डिजाइनिंग के ऊपर है। जी आस्था, हाँ बात सही कह रही हूँ। भैया सहगल जी आप बताओ, वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हो तो किलोग्राम ही आता है, मशीन तो किलोग्राम बताती है ना। देखिए, मशीन रीड नॉर्मल को करती है, वो रीड करती है नॉर्मल को, लेकिन डिस्प्ले होता है किलोग्राम। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। ये एक प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी करते हैं, अब इसको निपटाते हैं। ये प्रॉब्लम आपको एचसीबी में भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम एचसीबी के अंदर भी है कि ये जो भाई साहब हैं, ये एक बॉक्स में खड़े हैं, और बॉक्स के नीचे अंदर लिफ्ट, अंदर वेइंग मशीन है, बॉक्स में नीचे वेइंग मशीन है, पर्सन खड़ा है, और आप डायग्राम देख सकते हो। तो ये जो पर्सन है ये तो 60 किलोग्राम का है, जिस बॉक्स पे खड़ा है वो 30 किलोग्राम का है, 30 किलोग्राम का बॉक्स है, और मशीन में कोई मास नहीं है।
मतलब वेइंग मशीन हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, तो ये मासलेस है, वेइंग मशीन मासलेस है। 60 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, मशीन मासलेस है। अब ये आदमी इस रस्सी को खींच रहा है, ठीक है जी, ये जो आदमी है ये इस रस्सी को डाउनवर्ड पुल कर रहा है बाय द फोर्स एफ, और काफी मेहनत करने के बाद पार्ट ए में कहा जा रहा है कि मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट। हाँ जी अभिज्ञा, हाँ धमाल वाला, धमाल वाला। मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। ये बाय होना चाहिए। मशीन क्या रीडिंग दिखाएगी उसको, ये ध्यान रखना, बॉक्स एट रेस्ट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाना होगा। और करना क्या है देखो, सीधा सीधा काम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स दिखाइए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन दिखाओ, काम खत्म हो जाएगा। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या आएंगे देखो, फ्री बॉडी डायग्राम देखना, बॉक्स के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा। तो सबसे पहले 30 किलोग्राम का बॉक्स है, 30 किलोग्राम का बॉक्स है तो 30 इंटू ग्रेविटी 300 उसका वेट हो गया, mg। उसके अलावा नोटिस करो जरा यहां पर, ये स्ट्रिंग बॉक्स से अटैच है, पुली की लेफ्ट वाली स्ट्रिंग, पुली की लेफ्ट वाली स्ट्रिंग ब्लॉक से अटैच है, पुली की लेफ्ट वाली स्ट्रिंग। तो यहां पर एक टेंशन फोर्स आएगी ऊपर, तो आप एक इधर टेंशन फोर्स दिखाओगे टी, ये वाला टी जो बॉक्स के वर्टेक्स पे लग रहा है, बॉक्स की वर्टेक्स पे। और आदमी वहां पर खड़ा है मशीन के ऊपर, तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर्सन की वजह से। ये जो पर्सन है ये इस पे डाउनवर्ड नॉर्मल लगाएगा, पर्सन के ऊपर नॉर्मल ऊपर लगेगा, पर्सन के ऊपर तो अपवर्ड नॉर्मल लगेगा, लेकिन पर्सन की वजह से बॉक्स पर नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, इस मैन पे कौन कौन से फोर्स होंगे। तो 60 किलोग्राम यानी 60 इंटू जी यानी कि 600 ग्रेविटी की फोर्स, जिस मशीन पे वो खड़ा है उसका नॉर्मल, और पर्सन पर भी फोर्स आएगा भाई न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। जब आप इस रस्सी को नीचे खींच रहे होगे तो रस्सी का भी तो जवाब मिलेगा आपको, आप रस्सी को नीचे खींचोगे तो ये रस्सी इस आदमी को ऊपर खींच लेगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स। और बॉक्स एट रेस्ट है, बैलेंस कर दो फोर्सेस को, T बराबर n प्लस 300, बैलेंसिंग करेंगे। और जब बॉक्स रेस्ट पे है तो अंदर खड़ा हुआ पर्सन भी रेस्ट पे ही होगा, यानी कि n प्लस टी इक्वल टू 600। साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा करके देखो n की वैल्यू क्या बनती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से नॉर्मल की क्या वैल्यू बनती है, इन दोनों से नॉर्मल 150। अब उसको g से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब वो मशीन 15 किलोग्राम दिखाएगी पर्सन के लिए, कहेगी तुम 15 किलो के हो। मशीन का पर्सन को एक मैसेज आया कि भाई साहब आप सिर्फ 15 किलो के हैं, कुछ और वेट रखिए इसके ऊपर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वेट शोन बाय द मशीन विल बी ओनली 15 किलोग्राम। पर्सन डर गया, पर्सन इसलिए डर गया कि मैं इतना कम कैसे हो गया, 60 किलो से सीधा 15 किलो हो जाओ तो उसको डर लगेगा ना कि ऐसा तो नहीं कि मैं मरने वाला हूं, अब कुछ बीमारी हो गई मुझे, कुपोषण का शिकार हो गया। हाँ, तो उस कुपोषण के लिए क्या किया उसने, बी पार्ट में, व्हाट फोर्स ही शुड एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट। मतलब वो चेक कर रहा है अपने आप को कि यार मेरी गलती क्या हो रही है, तो अब अपना करेक्ट वेट पाने के लिए रस्सी को उसने और ज्यादा फोर्स लगाई। जी, करेक्ट वेट पाने के लिए उसने अपने रस्सी पर और फोर्स लगाई। जी नेहल डरेगा तो है, देखो ना एडवेंचर ही देख रहे हो, कितना बड़ा एडवेंचर है, क्या कर रहा है वो। सो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे देखिए, इन द सेकंड पार्ट
बी पार्ट की बात करें जरा, बी पार्ट में क्या होगा? क्या अभी भी रेस्ट पे रहोगे? ये बात सुन, जब आपने अपने आप को रेस्ट पर मैनेज किया था तो आप 15 किलोग्राम की रीडिंग लेकर के डर गए थे, 15 किलोग्राम की रीडिंग लेकर के डर गए। तो जब आप अपना करेक्ट रीडिंग लाओगे तो क्या दोनों बातें साथ साथ हो सकती हैं कि बॉक्स रेस्ट पे भी रहे और आपका रीडिंग भी सही हो जाए? क्योंकि जब रेस्ट पे है तो 15 किलोग्राम है, तो अगर आपको अपनी रीडिंग सही चाहिए तो फिर रेस्ट पे नहीं हो सकते, दोनों बातें एक साथ तो नहीं आ सकती। इसका मतलब बी वाले पार्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगी ऊपर की तरफ। तो अब हम यहां पर बैलेंसिंग ऑफ फोर्स नहीं करेंगे, सेकंड लॉ लगाएंगे, सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ अगर मैं बॉक्स के लिए अप्लाई करता हूं, बॉक्स के लिए सेकंड लॉ, तो T माइनस एन माइनस 300, फ्री बॉडी डायग्राम तो वही रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं करना है, अब इसको मास इंटू एक्सेलरेशन करना है, 30 इंटू ए करना है। और मैन के लिए एन प्लस टी माइनस 600 इक्वल टू 60 ए करना है। ये इसकी दूसरी इक्वेशन है। अब यहां पर एन कितना है? वेयर एन इक्वल टू, तो अगर आप अपना करेक्ट वेट पा रहे हो ना, अभी अभी पीछे समझाया कि वेइंग मशीन जो रीडिंग देती है वो क्या होगी, अगर आपको करेक्ट वेट दिख रहा है अपना तो नॉर्मल कितना हुआ फिर? अगर मशीन आपको 60 किलोग्राम दिखा रही है, इसका मतलब मशीन पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 600 होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग तो नॉर्मल से ही आती है, मशीन की रीडिंग नॉर्मल फोर्स से ही आती है। तो अगर करेक्ट रीडिंग आ रही है, मतलब 60 किलोग्राम की रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्लियर है कि नॉर्मल की वैल्यू 600 होगी न्यूटन में। अब आप नॉर्मल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में पुट करके अब आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि टी कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू बता दीजिए। बोलो भाई विनय। सर जब हम लोग जैसे वेट टू बी डिस्प्लेड का फॉर्मूला नॉर्मल अपॉन ग्रेविटी होता है सर जी, तो वेट टू बी डिस्प्लेड जब 60 रहना है तो सर इनटू ग्रेविटी करके नॉर्मल आ जाएगा डायरेक्टली। हाँ हाँ, वही तो ऐसे कर सकते हैं सर? वही बिल्कुल बिल्कुल वही करना ही है, यही कंसेप्ट ही लगा रहा है आपको। ओके सर, ठीक है। 18 थैंक टेंशन टेंशन फोर्स कितना आ रहा है वो बताओ भाई जल्दी जरा। किसी ने भी 1800 बोला है कि 1800 आ रहा है, सही आ रहा है क्या? ये 1800 न्यूटन आ रहा है ना? 1800 न्यूटन। पुलकित मैंने नॉर्मल की वैल्यू क्वेश्चन के लैंग्वेज से निकाली है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से। एक बार पहले मैं तुमको पुराना कंसेप्ट दिखा दूं, आप इस पॉइंट को समझिएगा। एपरेंट वेट विच यू फील इज द नॉर्मल। तो अगर आप अपना वेट 60 किलोग्राम फील करोगे तो मतलब नॉर्मल 600 होना चाहिए, इससे निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि नॉर्मल एक फोर्स है, आप अपने मास में ग्रेविटी मल्टीप्लाई करोगे। पॉइंट नंबर 3, सो टेंशन 1800 मतलब कि पर्सन 1800 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, पर्सन 1800 न्यूटन की फोर्स। सोचो पर्सन में कितनी ताकत आ गई, सोचिए कितनी ताकत आ गई। 1800 न्यूटन का फोर्स समझ रहे हो आप? 1800 न्यूटन का फोर्स लगाने का मतलब 180 किलोग्राम की बॉडी को आप खींचना हो, 180 किलोग्राम की बॉडी को खींचिए। बाहुबली हो गया वो। हाँ जी बेगिना भाई कह रहा था, बाहुबली 3 है ये। चलो क्विकली मूव करेंगे यार, ये स्प्रिंग बैलेंस के डायग्राम्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में स्प्रिंग बैलेंस नहीं देखा होगा। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। और ये जो नीचे देखते हो आप, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं जल्दी से डायग्राम दिखा दूं और उसको भी फटाफट खत्म करेंगे। जी आयुष, तो ये कुछ कॉमर्शियल है, मतलब मार्केट में ऐसा कुछ होगा। तो आप में से हो सकता है किसी ने कभी देखा हो अपने घर पे, बेसिकली वो सिलेंडर डिलीवर करने वाले जो आते हैं वो लेकर के आते हैं। तो अगर सिलेंडर वगैरह कभी आपने घर पे देखा हो, डिलीवरी बॉय जब आते हैं वो लेकर के, तो वो इस टाइप से कुछ लेकर के आते हैं, या फिर डिजिटल लेकर के आते हैं, या तो डिजिटल लेके आते हैं या फिर एनालॉग लेकर के आते हैं। कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, इस हुक में, ये जो हुक है यहाँ से किसी बॉडी को हैंग कर देते हैं, इसी से लटका देते हैं। और जैसे ही हुक से लटका देते हैं, हाँ अब एकदम मॉडर्न हो गए, डिजिटल आ गया उनमें, तो ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर मूव कर जाता है और ये पॉइंटर किसी न किसी वैल्यू पे जा करके रुक जाता है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट तो ये है इसका।
अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, मतलब ये स्प्रिंग बैलेंस, तो ये तो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस कि आपको दिखेगा कैसा। कई तरीके के स्प्रिंग बैलेंस आते हैं, डिजिटल वाले भी आ गए आजकल। अब हाउ डज स्प्रिंग बैलेंस वर्क? तो लॉजिक इसका ये है, व्हेन अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस, द स्प्रिंग इज एलोंगेटेड, स्प्रिंग फोर्स अपीयर होगा, और जो स्प्रिंग फोर्स अपीयर होगा बस उसको रीडिंग कह दीजिएगा, वही आपका रीडिंग है। मतलब इस क्वेश्चन में जो एपरेंट वेट होगा वो बेसिकली स्प्रिंग फोर्स है। वेइंग मशीन के केस में नॉर्मल को आप एपरेंट वेट कहेंगे, और स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स को एपरेंट वेट कह दीजिए। स्प्रिंग फोर्स इज द एपरेंट वेट। नहीं जी, अभिज्ञा ने बता दिया, स्प्रिंग का फोर्स, जितना भी स्प्रिंग में फोर्स आएगा वही रीडिंग है उसकी, वही एपरेंट वेट है। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, आप राइट साइड का डायग्राम देखो, राइट साइड वाला डायग्राम नॉर्मल कंडीशंस में, कि जब ये स्प्रिंग है, ठीक है, नॉर्मल डायग्राम्स में अगर आप राइट साइड के डायग्राम को फोकस करिए तो पहले ये स्प्रिंग रिलैक्स है। जैसे ही आपने ये मास हैंग किया, इसके ऊपर एक एम मास को हैंग किया, वो स्प्रिंग अपनी प्रीवियस पोजीशन से जहां पर थी उससे एक्स डिस्टेंस नीचे लटक गई, स्ट्रेच कर गई, उसकी लेंथ बढ़ गई, तो उसमें एक स्प्रिंग का फोर्स आने लगेगा के इंटू एक्स के बराबर। और जब ये चीज रेस्ट पे आ जाएगी, भाई रीडिंग तो तभी ली जाती है ना जब वो मास रुक जाए। जब वो मास रुक जाता है तभी आप रीडिंग लेते हो। दुनिया में कोई भी रीडिंग लेने का तरीका यही है, टेम्परेचर नापना है तो क्या करोगे, थर्मोमीटर लगाओ, जब तक मर्करी का लेवल बढ़ता है तब तक आप वेट करते हो, और जब वो कांस्टेंट हो जाता है तो रीडिंग लेते हो। तो रीडिंग हमेशा आप तब लेंगे जब ये मास स्टेशनरी हो जाए, और जब ये स्टेशनरी हो जाएगा तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे, यानी कि स्प्रिंग का फोर्स यानी के एक्स बराबर एम जी, और इस के एक्स को ही आप अपना एपरेंट वेट कह रहे हो, यानी कि जो एपरेंट वेट हुआ वो रियल वेट के बराबर हो गया। एपरेंट वेट इज सेम एज द रियल वेट इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये स्प्रिंग स्टेशनरी है, ये ऊपर फिक्स है, ये यहां से फिक्स्ड है, ये कहीं ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है। लेकिन आप अपना लॉजिक पिछले से समझ सकते हो, जिस पॉइंट से स्प्रिंग को हैंग किया है, जिस पॉइंट से स्प्रिंग को हैंग किया है, अगर मैं ये सारा सेटअप, अगर मैं ये सारा सेटअप उठा करके ये सारा सेटअप लिफ्ट के अंदर डाल दूं, सारा सेटअप उठाओ और ले जाकर के लिफ्ट में डाल दूं, क्या आंसर आएगा? अगर ये सब कुछ उठा करके मैं लिफ्ट में कर दूं और लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट कर दूं, तो क्या आंसर हो जाएगा फिर मेरा? पहले ये सेटअप ग्राउंड पे था, अब मान लो ये सेटअप लिफ्ट के अंदर चला गया, क्या बन जाएगा? नहीं अवेगना, रिएक्शन ऑफ एमजी नहीं है, सिंपल लॉजिक समझो। एपरेंट वेट का मतलब सीधा सीधा स्प्रिंग में कितनी फोर्स है, बस ये लाइन रखिए आप। एपरेंट वेट मतलब स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्स है। अब वो कैलकुलेट की जाएगी न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाना है कि सेकंड लॉ लगाना है, ये क्वेश्चन के पर डिपेंड करेगा। और अगर लिफ्ट के केस में हो तो आप सीडो फोर्स भी काउंट करेंगे। सीडो फोर्स काउंट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा, अगर लिफ्ट के अंदर चले गए तो सीडो फोर्स काउंट करेंगे, सीडो फोर्स काउंट करेंगे, उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा कि के एक्स बराबर एम जी, क्योंकि अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सीडो फोर्स आ जाएगा प्लस एम ए हो जाएगा, यानी कि अब एपरेंट वेट एम जी प्लस एम ए हो गया। एपरेंट वेट एम जी प्लस एम ए, इतना ही काम करना है आपको। एग्जाम्पल और देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें ये स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस है, क्या रीडिंग आएगी इसकी? मतलब कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग स्केल्स आर कैलिब्रेटेड इन न्यूटन, मतलब कि वो किलोग्राम नहीं बताएंगे, न्यूटन बताएंगे। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या दिखेगा आपको? तो ये स्प्रिंग बैलेंस अपनी रीडिंग न्यूटन में बताएगी, न्यूटन में कितनी बताएगी? अविघ्ना जी गड़बड़ कर रहे हो यार।
देखिए 5 किलोग्राम पर 5 इंटू जी, यहाँ टेंशन फोर्स, इधर भी 5 इंटू जी, यहाँ पर टेंशन फोर्स। और अभी आपको मैंने कंसेप्ट समझाया है कि अगर स्ट्रिंग और स्प्रिंग आपस में जुड़े हैं, अंदर यहाँ स्प्रिंग है, अभी तुमको मैंने कंसेप्ट समझाया कि अगर स्प्रिंग और स्ट्रिंग आपस में जोड़ दोगे तो जितना फोर्स स्ट्रिंग में होगा उतना ही स्प्रिंग में भी होगा, स्प्रिंग में अलग कोई फोर्स नहीं आएगा। अभी आपको पीछे के एग्जांपल्स में यही समझाता आ रहा था मैं। तो कितना फोर्स लगेगा, आप लेफ्ट साइड की बात करो, लेफ्ट साइड, अगर एक काम करो, आप राइट साइड वाला पोर्शन छोड़ दो, आप लेफ्ट साइड की तरफ देखो, लेफ्ट साइड में ये स्प्रिंग है, उससे कनेक्टेड एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर मास है, आप लेफ्ट साइड पे फोकस करिए। तो यहाँ का टेंशन फोर्स और यहाँ का जो KX फोर्स है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस होगा या बराबर होगा लेफ्ट साइड पर? अभी तो इसका कंसेप्ट पीछे समझाया आपको, अभी इसका कंसेप्ट पीछे समझाया कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग जब आपस में जोड़ दोगे तो दोनों में सेम फोर्स आ जाएगी, यानी टेंशन बराबर KX। और टेंशन है किसके बराबर? अगर हम इस ब्लॉक को देखें, 5 किलोग्राम की ब्लॉक को, तो टेंशन की वैल्यू 5 इंटू जी के बराबर है। टेंशन बराबर 5 इंटू जी यानी कि 50, यानी कि स्प्रिंग का फोर्स 50 है, तो उसकी रीडिंग 50 आएगी, 50 न्यूटन की रीडिंग आएगी इसमें। सारे कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। यही काम राइट साइड की तरफ भी होगा। और दूसरा वाला कंसेप्ट वो लगाइए, अब दूसरा कंसेप्ट वो जो पीछे डिस्कस कर रहे थे, कोई भी स्प्रिंग अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड पर अलग अलग फोर्स नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये मासलेस स्प्रिंग है, तो इसकी लेफ्ट और राइट पर फोर्स बराबर आना चाहिए। सो 100 आंसर नहीं आएगा इसका, 100 आंसर नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 आंसर, 100 नहीं होगा। स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट साइड भी 50 न्यूटन लग रहा होगा और राइट साइड पर भी 50 न्यूटन लग रहा होगा, तो ऐड नहीं करना इसको, ऐड नहीं करना इसको। जब हम लोग कहते हैं कि रीडिंग क्या होगा, तो उसका मतलब है या तो आप स्प्रिंग की लेफ्ट साइड का फोर्स बताओ या तो स्प्रिंग के राइट साइड का फोर्स बताइए। जी हाँ जी देव, कैंसिल नहीं कर दोगे, कैंसिल इसलिए नहीं हो सकता कि वो सेम पॉइंट्स पर नहीं है। सो ध्यान रखना, स्प्रिंग स्केल का रीडिंग मतलब या तो उसकी लेफ्ट साइड से फोर्स निकाल दो या उसके राइट साइड से फोर्स निकाल दो, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है आपको। ये काम नहीं करना कि 50 और 50 को सब्ट्रैक्ट करके 0 कर दें या 50-50 को ऐड करके 100 कर दें, ये काम नहीं करना। या तो आप लेफ्ट साइड फोर्स कैलकुलेट कर लो या तो आप राइट साइड फोर्स कैलकुलेट कर लो, वही आंसर हो जाएगा इसका। इधर देख लो, अरुण जी वो देख रहे हैं, एक मिनट। तो उस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, अगर 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम रखोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा उस केस में। कर देते हैं उसको भी। एक ये देखिए, ये 5 किलोग्राम और स्प्रिंग से लटकाए गए हैं, क्या आंसर बोलेंगे? देखो यहाँ पर 5 इंटू जी 50, यहाँ पर 5 इंटू जी 50, यहाँ पर टेंशन फोर्स, यहाँ पर टेंशन फोर्स, इस पुली पर डाउनवर्ड टेंशन, इस पुली पर डाउनवर्ड टेंशन, और स्प्रिंग का फोर्स ऊपर। कर दो जरा बैलेंस, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा आप देखो जरा करके। अब जरा इस पुली वाले डायग्राम को देखो, तो एफ ऑफ स्प्रिंग विल बी 2 टाइम्स ऑफ टी। अब इसका आंसर 100 न्यूटन आएगा, यहां पर यह 100 न्यूटन बताएगा। जी, इस क्वेश्चन में 100 न्यूटन की रीडिंग आएगी। थर्ड वाले पार्ट में स्प्रिंग का फोर्स अप द प्लेन, ऊपर की तरफ, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ, 5 इंटू जी इंटू साइन थीटा यानी साइन 30 हाफ। ग्रेविटी का दूसरा कंपोनेंट 50 कॉस 30 और उसके अपोजिट नॉर्मल। तो एफ एस किसके बराबर हुआ? स्प्रिंग का फोर्स किसके बराबर हुआ? 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन रीडिंग है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस करने होंगे आपको, सिंपल। आपको कुल मिलाकर के स्प्रिंग का फोर्स निकालना होता है और यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर बनेगा। अभी एक ने डाउट पूछा, जल्दी से उसको बता देते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन में, मैं पूरा फिगर तो नहीं बना रहा, बट अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस डायग्राम, मतलब उसी पे आते हैं, ये वाला। इनका ये कहना था कि सर इसी डायग्राम में अगर दोनों तरफ के मासेस अलग अलग होते तो क्या बनता।
जैसे मान लो इस तरफ एक 2 किलोग्राम होता और इस तरफ 5 किलोग्राम होता, तो आंसर क्या बनता सर? तो क्या ये सिस्टम में सब रेस्ट पे होंगे क्या? अगर अलग अलग मास है तो क्या रेस्ट पे होंगे? सिस्टम रेस्ट पे तो होगा नहीं। अगर एक तरफ 2, और किधर की तरफ जाएगा? किधर की तरफ? 5 किलोग्राम वाला बॉडी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? 5 किलोग्राम बॉडी नीचे या ऊपर? नीचे। तो मान लेते हैं इसमें ए एक्सेलरेशन है और फिर 2 किलोग्राम पर ऊपर है। अब आप फोर्सेस दिखाओ। 2 किलोग्राम पर ग्रेविटी की फोर्स और यहां पर टेंशन फोर्स, mg पर 50 और यहां टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स दोनों तरफ बराबर क्यों दिखा रहा हूं? बराबर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि 2 किलोग्राम से लेकर के ये स्प्रिंग और फिर ये स्ट्रिंग सब जगह मासलेस बॉडीज हैं। ये सब मासलेस बॉडीज हैं। तो जब तक आप मासलेस स्ट्रिंग और मासलेस स्प्रिंग को डील कर रहे होंगे, थ्रू आउट टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। थ्रू आउट, इसमें कहीं पर भी टेंशन डिफर नहीं करना चाहिए। सर तो किसी पॉइंट पे तो रेस्ट पे आएगा। रेस्ट पे उसे कभी तब नहीं आएंगे, नहीं आ सकता रेस्ट। बैलेंस ही नहीं हो पाएगा फोर्स कभी, ये एक्सेलरेट करते रहेंगे। मतलब प्रैक्टिकली स्प्रिंग बैलेंस इन कंडीशंस में कहाँ लगाते हैं यार? कभी भी जो बैलेंस होता है ना, चाहे वो तराजू हो, बीम बैलेंस हो, चाहे वेइंग मशीन हो, चाहे स्प्रिंग बैलेंस हो, प्रैक्टिकली तो जब आप रीडिंग लेते हो तो सब कुछ स्टेबलाइज होने के बाद लेते हो। ये तो आपका डाउट था इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा प्रैक्टिकल में स्प्रिंग बैलेंस कभी यूज नहीं होता इस तरह से। अब आप इक्वेशंस बनाओगे 5 किलोग्राम के लिए 50 माइनस टी बराबर 5a, और उधर 2 किलोग्राम के लिए t माइनस 20 बराबर 2a, और इन दोनों से t सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, क्योंकि जो t है वही स्प्रिंग फोर्स है। फोर्स इन द स्प्रिंग विल बी सेम एज t, अलग नहीं होगा वो। 200/7 आ रहा है ना देव? हाँ, जो भी टेंशन की वैल्यू बनेगी इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके वो स्प्रिंग की रीडिंग होगी, अगर आपका ये डाउट है। बट ऐसा होता नहीं है, मैं फिर बोल दूं, रियल लाइफ में बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से कभी यूज नहीं किया जाता है, कभी नहीं यूज करते हैं इस तरह से। वो हमेशा सेम मासेस पे यूज किया जाता है या सिस्टम के स्टेशनरी होने पर यूज किया जाता है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये वाला जो डायग्राम है ये बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जी हाँ, मतलब एक्चुअली डाउट किसी ने पूछा कि, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता कभी, क्योंकि खुद सोचो ना, कोई तराजू लेकर के कभी भागा है क्या? नहीं कभी आपने सर, वो सर स्प्रिंग में जैसे स्प्रिंग बैलेंस में हुक तो एक ही साइड होगा तो मेजरमेंट तो एक ही तरफ की आएगी ना। हाँ, मतलब ये एक थॉट है। मतलब बेसिकली इसको आपको समझाने का पर्पस मेरा ये है कि आप स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो अगर, तो फिर हम उस बैलेंस की रीडिंग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हुक एक ही साइड होता है। बिल्कुल सही बात है। यस सर, जी ओके सर, थैंक यू सर। जी, सात्विक कुछ पूछना था क्या तुम्हें? Yes, sir. Sir, can you please go to the previous slide? हम्म, Sir, in the system which is at equilibrium, हाँ so there uh, so the springs, I mean the force will be 50 Newton. फोर्स बाय द So स्प्रिंग इज 50 न्यूटन। यस, yes, okay, sir. I just want to confirm that. थैंक यू। चलिए जी, ये लास्ट प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं इस प्रॉब्लम को स्लाइड दे रहा हूँ आपकी। इस प्रॉब्लम की मैं स्लाइड दूंगा, ठीक है? इस प्रॉब्लम को हम करेंगे नहीं यहाँ पर, है ना? इस प्रॉब्लम को हम करेंगे नहीं, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में इसके सिमिलर है, इस पर्सन वाले प्रॉब्लम के सिमिलर है। बस इसमें यहाँ वेइंग मशीन पे खड़ा है, वो सिमिलर है इसके, और यहाँ पर वो एक पेड़ पर है, मतलब पेड़, मतलब ऊपर पेड़ है, उस पेड़ से एक पुली बंधी हुई है, और आप देख सकते हो कि एक तरफ लकड़ी के पटरे पर, है ना, ये लकड़ी के पटरे पर वो बैठा है, और दूसरी तरफ से एक स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ करके खींच रहा है वो स्प्रिंग बैलेंस को, और ये पुली है। मतलब सोचो, इतने इनोवेटिव चाइल्ड्स भी होते हैं दुनिया में। मतलब झूला झूलने की बजाय वो जा करके स्प्रिंग बैलेंस पेड़ में बांध करके अपना रीडिंग देख रहा है कि मैं कितना किलोग्राम का हूँ। तो ये अभी आपको मैं भेज दूंगा, ये आपको करना है। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करना है, ठीक है? और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एक बटरफ्लाईज का है। ये 4 तितलियां हैं, और ये चारों तितलियां जो है वो स्ट्रिंग से लटक रही हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। प्लस ये कुछ रिव्यू प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसमें काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स कि यहाँ तक तो न्यूटन लॉ लगेगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल लगेगा। ये एक रिव्यू प्रॉब्लम है फॉर द स्यूडो फोर्स, है ना? फॉर्च्यूनर के अंदर एक पेंडुलम, और फॉर्च्यूनर जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे गिर रही है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है।
ये एक भाई साहब हैं जो रस्सी पे चढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। जी जी अक्षांश, अभी क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, मैं अभी बस ब्रीफली समझा दे रहा हूँ। ये जो पर्सन है ये इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, उधर ब्लॉक लटका हुआ है, बाकी सब चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये यहाँ तक मतलब कुछ 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, 3, 4, 5 और ये टोटल 6 प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ एज असाइनमेंट टाइप की। और हमारी तरफ से फिलहाल ये चैप्टर ओवर हो चुका है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो सर्कुलर मोशन को लेकर के स्टार्ट करेंगे, मतलब न्यूटन लॉ इन द सर्कुलर मोशन, सॉरी, एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू sir. थैंक यू बच्चा लोग। Sir, we'll get the slides for this, right, sir? या टुडे Okay, sir.